यस बच्चा पार्टी, स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 22, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। चलो देखो, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम किस बारे में बात करने वाला है? अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम आपका इस बारे में बात करने वाला है कि हम लोग जब अपना बुक प्रॉफिट निकालते हैं, मतलब हम लोग जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं तो हम अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। जबकि जब हम लोग इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जब हम लोग अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो इनकम टैक्स के अपने अलग रूल रेगुलेशन चलते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है डेप्रीसिएशन। हम लोग इधर अकाउंटिंग करते हैं, हम लोग WDV SLM यूज करते हैं, हर एसेट का अलग अलग निकालते हैं। जबकि इनकम टैक्स ब्लॉक ऑफ एसेट्स यूज करता है, एक्सेप्ट पावर जनरेटिंग यूनिट, वो इंडिविजुअली SLM बेसिस यूज कर सकते हैं। बट एज अ होल इनकम टैक्स बोलते हैं हम ब्लॉक ऑफ एसेट कॉन्सेप्ट में चलते हैं, उनका कैलकुलेशन वगैरह सब अलग ही चलता रहता है। उन बहुत सारे एक्सपेंसेस वो अलाउ या डिसअलाउ करते हैं जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अलग होता है। तो इसी कॉन्ट्राडिक्टरी के वजह से हम लोगों का डेफर्ड एसेट या डेफर्ड लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जैसी चीजें बन के आती है। तो उस बारे में हम लोगों को मोटा मोटा अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस और इनकम के ऊपर बात करना है कि ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो डिफरेंस आ रहा है इसको हम क्या करें। जैसे मेरे को एक बात बताओ, मैं तुमको एक बार एक वो बताता हूँ, व्हाई वी नीड दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मेरे को एक बात समझाना, तुमको क्या लगता है कि जब हम लोग इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग डेप्रीशिएशन निकालते हैं और हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग डेप्रीशिएशन निकालते हैं, दोनों अलग अलग आते हैं? फटाफट से बताओ। बताऊंगा डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होता है, बताऊंगा। मेरे को एक बात बताओ, हम जब इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग डेप्रीशिएशन निकालते हैं और अकाउंट्स के अकॉर्डिंग डेप्रीशिएशन निकालते हैं, दोनों अलग अलग आता है। हाँ, अब तुमको क्या लगता है, व्हाट यू थिंक, क्या गवर्नमेंट बहुत होशियार है? और अगर गवर्नमेंट बहुत होशियार है तो क्या हम डेढ़ होशियार नहीं है? फटाफट से बताओ। दोनों अपनी अपनी जगह में बहुत होशियार है, दोनों अपनी अपनी जगह में बहुत होशियार है। तो ना मैं अपना लॉस होने दूंगा ना गवर्नमेंट अपना लॉस होने देगी। ऑल्दो गवर्नमेंट के कुछ रूल्स हमको मानने ही पड़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स देना ही पड़ता है, उसमें उससे हम नहीं बच सकते, टैक्स तो देना ही पड़ेगा बीइंग अ सिटीजन, लेकिन हम अपना जबरदस्ती का लॉस नहीं होने देंगे। तो देखो क्या होता है, सुनो, इनकम टैक्स एक्ट फॉलो करता है WDV मेथड, बोलो हाँ, एज अ ब्लॉक ऑफ एसेट, एज अ ब्लॉक ऑफ एसेट, एज अ ब्लॉक ऑफ एसेट इनकम टैक्स फॉलो करता है WDV मेथड। हम लोग भी अपना कुछ मेथड फॉलो करते हैं, पर पर मेरे को एक बात बताना, चाहे इनकम टैक्स एक्ट फॉलो कर रहा हूँ WDV मेथड, चाहे मैं अपना कोई मेथड फॉलो कर रहा हूँ, एसेट की जो कॉस्ट है वो तो दोनों सेम ही लेके चलते हैं। एसेट की जो कॉस्ट है वो तो दोनों, मैं भी अपनी बुक्स में एसेट की कॉस्ट एक अमाउंट लेके चलता हूँ, इनकम टैक्स भी एक अमाउंट लेके चलती है, ठीक है, दोनों का सेम रहता है कॉस्ट। धीरे धीरे हम डेप्रीशिएशन लगाना चालू करते हैं दोनों, मेरा कुछ रेट अलग हो सकता है, मेरा तरीका अलग हो सकता है, इनकम टैक्स का रेट अलग हो सकता है, इनकम टैक्स का तरीका अलग हो सकता है। लेकिन एक पॉइंट के बाद जब एसेट खत्म हो जाएगी, उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, तो जो ज्यादा तेजी से डेप्रीशिएशन लगाया था, जो ज्यादा तेजी से डेप्रीशिएशन लगाया था, ठीक है, उसकी जो वो रहेगी, बुक वैल्यू रहेगी, वो कम आएगी। और जो धीरे धीरे डेप्रीशिएशन लगाया था, आई एम टॉकिंग अबाउट रेट, कोई 40 लगाया होगा, कोई 20 लगाया होगा, लेट्स से मैं 20 लगाया था, इनकम टैक्स 40 लगा रही थी, प्लांट एंड मशीनरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में प्लांट एंड मशीनरी के अंदर 40% वाले किसी भी चीज की, कंप्यूटर्स की बात कर लेते हैं, तो लेट्स से कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स 40% से कंप्यूटर में लगा रहा था, मैं 20% लगा रहा था, ठीक है। तो वो ज्यादा तेजी से डेप्रीशिएशन काटा, मैं धीरे धीरे डेप्रीशिएशन काटा। जब उस एसेट के एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ खत्म हो गई और रेसिडुअल वैल्यू को मैंने बेच दिया, रेसिडुअल वैल्यू को मैंने बेच दिया, तो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी WDV ज्यादा दिख रही है, मेरे में प्रॉफिट क्या दिखेगा, कम दिखेगा। इनकम टैक्स में उसकी WDV कम दिख रही है, रेसिडुअल वैल्यू ज्यादा रहेगी, तो उसमें प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। तो मैं बोलना चाहता हूं, घूम फिर के बस सोच के देखो, मैं नंबर्स के थ्रू तुमको नहीं दिखाऊंगा, मैं बस बोल रहा हूं सोच के देखो, घूम फिर के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आके जब एसेट की लाइफ खत्म होगी, कुछ ऊपर नीचे करके एट लास्ट दोनों का जो ट्रीटमेंट होगा एसेट का, वो लास्ट में जाके सेम हो जाता है, लास्ट में जाके सेम हो जाता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं 100% केस में होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं बेनिफिट लॉस जो भी रहता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोल लो, वो लास्ट में जाके चाहे इनकम टैक्स हो चाहे मेरा अकाउंटिंग हो अलग से, दोनों का सेम हो जाता है। हर केस में ऐसा होगा क्या? नहीं, पर कुछ केसेस में हो जाता है, कुछ केसेस में परमानेंटली नहीं होगा, वो परमानेंटली दोनों अलग अलग चलते हैं, परमानेंटली दोनों अलग अलग चलते हैं, मैं उनको कभी मिला नहीं सकता, मैं उनको कभी मिला नहीं सकता, पर कुछ केसेस में ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अब जैसे मेरे को क्या रितेश पूछ रहा है कैसे, अब जैसे रितेश मेरे को बताना, मेरी 10 लाख की एक एसेट है ना, 10 लाख रुपए की एक एसेट है, अब मैं इस पर डेप्रीशिएशन काटना चालू करूंगा, इनकम टैक्स एक्ट 40% डेप्रीशिएशन काटेगी और मैं 20% काटूंगा, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, तो मेरी अगले साल ये एसेट 6 लाख हो जाएगी और 8 लाख हो जाएगी। अब उसके नेक्स्ट ईयर जब मैं फिर 40% काटूंगा तो ये 2.4 लाख हो जाएगी,
और ये 1.6 लाख हो जाएगी। तो अब जो अमाउंट बचेगा वो हो जाएगा 3.6 लाख, 6.4 लाख। अब फिर जब मैं अगले साल डेप्रीशिएशन काटूंगा 40% से 2.16 हो जाएगा, 1.23 हो जाएगा, 5.12, 4.09, 3.28, 2.62, 2.9, 1.68, ओके। ये देखो, तो ये मैंने डेप्रीशिएशन काटा है एक जगह पे 40% से, एक जगह पे 20% से। अब जितने भी साल के एसेट की लाइफ रही, कितना डेप्रीशिएशन काटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेट से 8 साल। तो 8 साल डेप्रीशिएशन की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ रही। मैं 8 साल तक डेप्रीशिएशन काटता रहा एज पर इनकम टैक्स एक्ट और एज पर तुम्हारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो अब मेरे को एक बात बताओ, लास्ट में चलती किसकी है? मेरे को ये बताओ, साल खत्म होने के बाद लास्ट में चलती किसकी है? इनकम टैक्स वालों की चलती है या हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की चलती है? इनकम टैक्स वालों की चलती है। इनकम टैक्स वालों की चलती है। ऑडिट रिपोर्ट में वही डेप्रीशिएशन दिखेगा जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आता है, जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आता है। अब सोच के देखो, मेरा डेप्रीशिएशन आया 2.4 लाख और 1.6 लाख। 2.4 लाख इनकम टैक्स वालों ने बोला, 1.6 लाख मैंने बोला, ठीक है, 1.6 लाख मैंने बोला, 2.4 लाख इनकम टैक्स वालों ने बोला। अब मेरे को एक बात बताओ, 2.4 लाख ज्यादा डेप्रीशिएशन है ना? ज्यादा डेप्रीशिएशन है ना एज कंपेयर टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1.6 लाख। कितने का डिफरेंस है? जैसे मान लो 2,40,000 माइनस 1,60,000, ये मेरा 80,000 रुपए का डिफरेंस है। 80,000 रुपए का ये मेरा डिफरेंस है। तो मैं मान के चलूंगा कि ये 80,000 रुपए का डिफरेंस जो आज इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग मैंने डेप्रीशिएशन की तरह चार्ज कर लिया, तो ये मैंने बेनिफिट क्लेम कर लिया। बेनिफिट कैसे हुआ भैया? डेप्रीशिएशन तो आपका एक्सपेंस है। अरे, इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर मैं ज्यादा डेप्रीशिएशन लिख रहा हूं तो प्रॉफिट कम आएगा। प्रॉफिट कम आएगा तो टैक्स कम देना पड़ेगा, टैक्स कम देना पड़ेगा। तो आज मैंने बेनिफिट क्लेम कर लिया, आज मैंने बेनिफिट क्लेम कर लिया, पर जैसे जैसे देखो मैं आगे बढ़ते जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूं, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग WDV गिरते जा रही है। और जितनी कम WDV, जितनी कम 40% के रेट से गिर रही है, जितनी कम WDV, तो सोच के देखो, जैसे जैसे साल में आगे बढ़ते जाऊंगा, इनकम टैक्स में जो मैं डेप्रीशिएशन क्लेम कर पाऊंगा वो उतने ही स्पीड से नीचे गिरेगा, क्योंकि WDV मेथड पे बेस्ड है, क्योंकि WDV मेथड पे बेस्ड है। तो इनकम टैक्स का डेप्रीशिएशन मेरा उतने स्पीड से, आज तो मेरे को अच्छा दिख रहा है 2,40,000, पर कल वो और कम और कम और कम और कम बहुत स्पीड से गिरेगा, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग उतनी स्पीड से नहीं गिर रहा। तो आज जो मेरे को फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कम दिख रहा है डेप्रीशिएशन, तो वो एक कांस्टेंट रेट से ऐसे धीरे धीरे नीचे जा रहा है, धीरे धीरे नीचे जा रहा है। इनकम टैक्स ऐसे ऐसे नीचे जा रहा है, समझ रहे हो? फाइनेंशियल अकाउंटिंग धीरे धीरे नीचे जा रहा है डेप्रीशिएशन, लेकिन इनकम टैक्स ऐसे ऐसे नीचे जा रहा है, इतने स्पीड से नीचे जा रहा है। तो वही बोल रहा हूँ कि कुछ कुछ साल ऐसे होंगे जब इनकम टैक्स जो है ज्यादा डेप्रीशिएशन दिखा देगा, पर कुछ टाइम ऐसा आएगा जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो ज्यादा डेप्रीशिएशन दिखा देगा। तो मोटा मोटा ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक पॉइंट के बाद तुम्हारा जो कैलकुलेशन पोर्शन होता है वो कुछ हद तक मैच हो जाता है कुछ आइटम्स के लिए, कुछ आइटम्स के लिए, कुछ सम आइटम्स के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला एएस लाया गया, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, जो कि आपको बताता है कि कैसे अगर अगर ये स्थिति आती है, ये स्थिति क्यों क्या आती है, ये स्थिति क्यों क्या आती है, तो उससे आप डील कर सकते हो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर थ्रू क्रिएटिंग अ डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज। चलो देखते हैं, अभी हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। यहां तक हमने कुछ डिस्कस नहीं किया, ऐसा आप एज्यूम कर सकते हो। ये 10 मिनट मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि कैसे इनकम टैक्स और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों आपस में लड़ते हैं, और वो लड़ाई के कारण ये कुछ अलग बोलता है, वो कुछ अलग बोलता है, लेकिन लॉन्ग रन में दोनों हाथ मिला लेते हैं। मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है।
ओके, तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है उदय, नहीं सोचना है ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है तुमको। बस मैंने ये बोला कि इनकम टैक्स और फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपस में लड़ते रहते हैं, तो वो दोनों जो लड़ते हैं उसकी वजह से डिफरेंस आता है, डिफरेंस, उस डिफरेंस को हम कैसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको भी पता है मानो या ना मानो ये डिफरेंस कभी ना कभी रियलाइज हो जाएगा, तो उस डिफरेंस को हम अपनी अकाउंटिंग में कैसे दिखा सकते हैं एक्रूअल बेसिस पे। देखो, आपको ये वाला एएस बताएगा कि कैसे प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो सकता, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको सिखाएगा। चलो देखो, हर जगह नहीं मतलब इस एएस में तो एप्लीकेबल नहीं है, बाकी देखो, द ऑपरेटिंग रिजल्ट ascertained by drafting financial statement seldom match with the taxable profit. It would not be prudent to ignore this difference between the two profit. बोल रहा है दोनों में प्रॉफिट में डिफरेंस आएगा, इनकम टैक्स वाले अलग प्रॉफिट बताएंगे, अकाउंट्स अलग प्रॉफिट बताएगा, तो इस प्रॉफिट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। AS22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस और इनकम गवर्न करता है अकाउंटिंग फॉर सच डिफरेंस। बोल रहा है यही जो डिफरेंस आएगा ना इनकम टैक्स और अकाउंट्स के बीच में, उसको कैसे आपको ट्रीट करना है वो हम बताएंगे। Objective of standard is to prescribe accounting treatment for matching the difference between accounting incomes और taxable income. तो accounting income मतलब हमारी books of accounts और taxable income मतलब income tax act के अकॉर्डिंग जो आपके प्रॉफिट्स आ रहे हैं, जो आपके प्रॉफिट्स आ रहे हैं उसमें जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को आपको कैसे अकाउंट फॉर करना है वो हम इस एएस के अंदर सीखेंगे। चलो स्कोप देखते हैं, क्या स्कोप कवर करता है ये। जैसा कि तुम लोग पता है हर एएस अपना स्कोप बताता है कि मैं सिर्फ इतना ही एरिया बता सकता हूँ। देखो, this standard should be applied in accounting for taxes on income. This include the determination of amount of expense or saving related to taxes on income in respect of an accounting period and the disclosure of such amount in the financial statement. तो बोल रहा है कि ये बात करेगा एक्सपेंस और सेविंग ऑन टैक्सेस के बारे में। तो जो टैक्सेस ऑन इनकम आता है उसमें जो आपका एक्सपेंस बन रहा होगा, एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस बेस्ड ऑन एक्रूवल कॉन्सेप्ट, या फिर इनकम बन रहा होगा, उसको कैसे अकाउंट फॉर कर सकते हो, सीखेंगे सीखेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, उस पीरियड से रिलेटेड। इसके अलावा फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्टैंडर्ड इनकम टैक्स इंक्लूड करेगा ऑल डोमेस्टिक और फॉरेन टैक्स। तो इस एएस के अकॉर्डिंग हमारे जितने भी डोमेस्टिक और फॉरेन टैक्सेस है वो हम इंक्लूड करने वाले हैं, which is based on taxable profits. Income tax also include taxes such as withholding tax, which are payable by subsidiary, associate, joint arrangement, distribution through the reporting entity. However, AS22 does not specify when, how, or an enterprise should account for taxes that are payable on distribution of dividend and other distribution made by enterprise. बोल रहा है हम इसमें हर टाइप के टैक्सेस के स्कोप को कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपका विथहोल्डिंग टैक्स वगैरह होता है, जैसे अदर टैक्सेस जो होते हैं ना उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जैसी चीजों को कवर नहीं करेंगे। वैसे डीडीटी आजकल एग्जिस्ट ही नहीं करता, डीडीटी नहीं होता आजकल, तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, पहले हुआ करता था डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, आज के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बोल रहा है मेरा स्कोप सिर्फ इतना ही लिमिट है, तो आप ध्यान में रखना। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सब पढ़ते हैं जो कि इस चैप्टर में फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले हैं। अकाउंटिंग इनकम का मतलब क्या होता है और टैक्सेबल इनकम का मतलब क्या होता है। देखो, अकाउंटिंग इनकम मतलब वो नेट प्रॉफिट या लॉस एज रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बिफोर डिडक्टिंग इनकम टैक्स एक्सपेंस और एडिंग इनकम टैक्स सेविंग। तो सिंपल शब्दों में प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग इनकम। क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इनकम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इनकम बोलते हैं। बोलो क्लियर है, बोलो। जबकि टैक्सेबल इनकम मतलब होता है इनकम लॉस फॉर अ पीरियड डिटरमाइन इन अकॉर्डेंस विद द टैक्स लॉस बेस्ड अपॉन विच इनकम टैक्स पेबल रिकवरेबल इज डिटरमाइन। तो ये है भाई एज पर इनकम टैक्स एक्ट, योर प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, तो दिस इज योर प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो अकाउंटिंग इनकम का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कौन सा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो हम लोग के पीएनएल अकाउंट में दिख रहा है वो वाला। जबकि इनका टैक्सेबल इनकम का मतलब क्या होता है, जो कि आप इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अपनी इनकम निकालोगे वो होता है, ठीक है, बेसिक बेसिक टर्म्स है, बहुत टेक्निकल नहीं देखने को मिलेंगे। टैक्स एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, तो देखो, is the aggregate of current tax and deferred tax charge or credited to the statement of P&L। टैक्स एक्सपेंस का मतलब होता है जो भी आपका करंट टैक्स आ रहा है उसमें आप डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी प्लस कर दोगे, और अगर कोई डेफर्ड टैक्स एसेट आ रहा है तो माइनस कर दोगे, तो ये तुम्हारा होता है टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस मतलब टैक्स का खर्चा। अब इसमें आपका कोई डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ रहा है, मतलब और लायबिलिटी क्रिएट हो रही है जो कि आपको ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आगे आने वाली है, वो आप प्लस करोगे, और कोई ऐसी लायबिलिटी जो आपको लग रहा है कि आगे आके मेरे को मिल जाएगा वापस, तो आप उसको माइनस करोगे। इसके बारे में हम बात करेंगे, डीटीएल और डीटीए क्या होता है। देखो, करंट टैक्स
इज द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स डिटरमाइंड टू बी पेबल रिकवरेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम फॉर अ पीरियड। मेरे को बताओ सारे बच्चे, इनकम टैक्स के अंदर तुम लोगों ने सीखा है टैक्स कैसे निकालते हैं? फटाफट से बताओ। इनकम टैक्स के अंदर आप लोगों ने सीखा है कि हम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? यस। तो हम लोग इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी इनकम आती है, उस इनकम में जो हम टैक्स निकालते हैं उसी को हम यहाँ एएस के अंदर करंट टैक्स बोलते हैं। जितनी भी कंपनी की स्टैट्यूटरी ऑडिट करोगे ना, जिसको हम प्यार से स्टैट ऑडिट बोलते हैं, उसमें तुमको ये सब डिस्क्लोजर्स करने हैं। अच्छी फर्म से अगर आर्टिकलशिप करोगे, अच्छी फर्म से आर्टिकलशिप, तो ये सब चीजें तुमको यूज आने वाली, तो आज ही सीख लो, काम आएगा। करंट टैक्स मतलब जो टैक्स तुम एज पर इनकम टैक्स एक्ट निकालोगे, एज पर इनकम टैक्स एक्ट निकालोगे। कंपनियों के केस में होगा ये सब, स्टैट ऑडिट कंपनी की होती है। कंपनियों के केस में तुम जो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग इनकम निकालोगे और उस इनकम में जो टैक्स कैलकुलेट करोगे, ठीक है, जो टैक्स कैलकुलेट करोगे उसको बोलते हैं करंट टैक्स, ठीक है। फिर होता है डेफर्ड टैक्स। अब डेफर्ड टैक्स का मतलब क्या होता है? इज द टैक्स इफेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। मेरे को एक बात बताओ, क्लास 12th में कितने लोग एज पर शेड्यूल टी बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़े हैं? एज पर शेड्यूल 3 कितने लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़े हैं क्लास 12th में? पढ़े हैं कहीं भी शेड्यूल 3 कहीं पर भी, चलो ठीक है 12th में नहीं, बीकॉम बीकॉम कहीं पर भी। तो क्या तुम लोगों ने अपने शेड्यूल 3 वाले बैलेंस शीट में दो आइटम्स देखे थे, जो आइटम्स तुमको कभी समझ नहीं आए कि इसमें क्या आएगा? डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तुमने शेड्यूल 3 वाले बैलेंस शीट में देखा था कि दो आइटम्स उसमें आते थे जो तुमको समझ नहीं आया कि इसमें लिखना क्या होता है। एक होता था डेफर्ड टैक्स एसेट और एक होता था डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। लायबिलिटी ऊपर, एसेट नीचे, है ना? यस। तो वो बातें आज खुलासा होने वाला है कि वहां पर आपको क्या लिखना होता था। आज फाइनली खुलासा होने वाला है कि डेफर्ड टैक्स के अंदर क्या लिखने वाले थे, डेफर्ड टैक्स के अंदर क्या लिखना होता था। तो अब सुनो मेरी बात। डेफर्ड टैक्स का मतलब होता है वो टैक्स इफेक्ट जो कि आपके अकॉर्डिंग, वो टैक्स इफेक्ट जो कि आपके अकॉर्डिंग टाइमिंग डिफरेंस के कारण आ रहा है। टाइमिंग डिफरेंस के कारण आ रहा है मतलब आज मैं किसी एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज या नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा हूं, या इनकम टैक्स रिकॉग्नाइज या नहीं रिकॉग्नाइज करी, मतलब सिंपल शब्दों में आज हम किसी एक पॉइंट पे इनकम टैक्स एक्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों आपस में लड़ रहे हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं किसी पॉइंट को लेके। हो सकता है इनकम टैक्स एक्ट आज बोल रही है कि मैं इस एक्सपेंस को अलाउ नहीं करूंगी, और हम अपने अकाउंट्स पे अलाउ कर चुके हैं वो एक्सपेंस, ठीक है, या उल्टा हो सकता है, वाइस वर्सा। पर हमें पता है कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, हमें पता है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। इस साल इनकम टैक्स एक्ट नहीं रिकॉग्नाइज कर रही है, अगले साल रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक खर्चा होता है, मैंने कमीशन पे की किसी को, उस पर टीडीएस काटना होता है? फटाफट से बताओ। मैं किसी को कमीशन पे करता हूं, उसमें टीडीएस काटना होता है? मैं अभी एक एग्जांपल लेता हूं, रियल लाइफ एग्जांपल। तो मेरे को टीडीएस काट करके किसी को कमीशन पे करनी होती है, मैं टीडीएस कट नहीं किया, मैं टीडीएस नहीं कट किया, तो क्या इनकम टैक्स एक्ट एक प्रोविजन को घसीटेगा बीच में? फटाफट से बताओ। क्या इनकम टैक्स एक्ट एक प्रोविजन को बीच में घसीटेगा और मेरी जो कमीशन पेड है उसका 30% डिसअलाउ कर देगा? फटाफट से बताओ। हमारा इनकम टैक्स एक्ट प्रोविजन को घसेगा, डिसअलाउंस व्हेन यू आर सपोज टू डिडक्ट टीडीएस बट यू आर नॉट डिडक्टेड द टीडीएस बिफोर द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, 30% डिसअलाउंस आएंगी, और वो डिसअलाउंस आएगी इस साल। अगर आप अगले साल टीडीएस पे कर देते हो तो क्या वो 30% जो आपको डिसअलाउ किया गया था, अगर अगले साल आप टीडीएस काट के पे कर देते हो, तो जो 30% डिसअलाउ किया गया था अगले साल अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ। अगले साल अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे? बस इतना बताओ, बताओ करेंगे? 30% जो डिसअलाउ हो जाएगा वो अगले साल अलाउ हो जाएगा। यस। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे दिखा चुके हैं 1 लाख रुपए पेड, 1 लाख रुपए पेड, 1 लाख रुपए पेड एज अ कमीशन, पर इनकम टैक्स 1 लाख रुपए नहीं दिखाने दे रहा है। इनकम टैक्स बोल रहा है मैं सिर्फ 70,000 दिखाने दूंगा। इनकम टैक्स क्या बोल रहा है? मैं सिर्फ 70,000 दिखाने दूंगा, आई विल नॉट अलाउ यू टू शो 1 लाख रुपीज। पर ये सिर्फ इस साल की कहानी है। इस साल वो 70,000 दिखाने दे रहा है, अगले साल वो 30,000 भी दिखाने दे देगा। अगले साल बस मेरे को टीडीएस पटाना है, अगले साल मेरे को रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टीडीएस पटाना है, वो मेरे को अगले साल दिखाने दे देगा। तो वही बोल रहा है कि डेफर्ड टैक्स इज जस्ट अ टैक्स इफेक्ट ऑफ अ टाइमिंग डिफरेंस। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि आज कोई एक्सपेंस वो अलाउ कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं वो नहीं कर रहा है।
तो ये जो डिफरेंस आ रहा है मेरे को पता है कभी ना कभी जाके सेट ऑफ हो जाएगा, मेरे को पता है कभी ना कभी जाके डिफरेंस सेट ऑफ हो जाएगा और हम दोनों जीरो पे आ जाएंगे, हम दोनों वापस जीरो पे आ जाएंगे। तो आज हम लोग इधर उधर हैं, तो वो इधर उधर जो डिफरेंस आ रहा है उसी को बोलते हैं डेफर्ड टैक्स, उसी को बोलते हैं डेफर्ड टैक्स। ऐसा टैक्स जो मैंने डेफर कर दिया। ओ हाँ, ऐसा टैक्स का अमाउंट जो मैंने डेफर कर दिया, जो मैंने डेफर कर दिया। अब ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी हो सकती है, एसेट भी हो सकती है। लायबिलिटी कब होगी? जब ऐसा टैक्स का अमाउंट जो मैंने डेफर कर दिया है जो पेबल है, जो मेरे अकॉर्डिंग मेरे को पे करना पड़ सकता है, जो मेरे अकॉर्डिंग आज तो इनकम टैक्स में मेरे को नहीं दिखाना पड़ा पर कल जाके दिखाना पड़ेगा, और जब मैं दिखाऊंगा तो इसकी वजह से मेरी लायबिलिटी बनेगी, तो वो बन जाएगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ऐसा टैक्स का अमाउंट जो मुझे लग रहा है कि यार आज बच गया पर पे करना पड़ेगा, क्योंकि आज इनकम टैक्स बोला नहीं, आज अलाउड नहीं है, आज तुम मजे करो, अगले साल पे करना पड़ेगा या उसके अगले साल कभी भी। पर फ्यूचर में कभी ना कभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो चीज आ चुकी है, टैक्स में भी आ जाएगी और पे करना पड़ जाएगा। इसका उल्टा डेफर्ड टैक्स एसेट, इसका उल्टा डेफर्ड टैक्स एसेट, ऐसा टैक्स जो कि आज मेरे को पटाना पड़ गया, ऐसा टैक्स जो आज मेरे को गवर्नमेंट को देना पड़ गया, जो आज मेरे को गवर्नमेंट को पटाना पड़ गया क्योंकि बिकॉज ऑफ सम डिसअलाउंसेस, पर कल जाके ये पैसा मेरे को वापस मिलेगा पक्का, क्योंकि मेरे को ये खर्चे मिलेंगे अलाउंस, तो इनकम टैक्स की प्रोविजन की वजह से फंस गया, तो डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा, रिसीवेबल, रिसीवेबल बनेगा उस सिचुएशन में। डेफर्ड टैक्स, ऐसा टैक्स जो डेफर हो गया पर मेरे को कल जाके वापस मिलेगा, तो वो बन जाएगा डेफर्ड टैक्स एसेट। देखो ठीक है, अब आते हैं टाइमिंग डिफरेंस में। देखो और एक परमानेंट डिफरेंस होता है, परमानेंट डिफरेंस बोलेगा खत्म बेटे खत्म, कोई रिकंसिलिएशन नहीं कर पाएगा परमानेंट डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस कर देगा। देखो क्या होता है, आर द डिफरेंस बिटवीन टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग इनकम फॉर अ पीरियड दैट ओरिजिनेट इन वन पीरियड एंड आर केपेबल ऑफ रिवर्सल इन वन और मोर सब्सिक्वेंट पीरियड। पॉइंट टू बी नोटेड, प्लीज क्या ये लाइन तुम लोग ध्यान से पढ़ोगे? ये जो लाइन मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट की है तुम ध्यान से पढ़ोगे? ग्रीन कलर से जो मैंने लाइन हाईलाइट की उसको पढ़ो ध्यान से। क्या लिखा है यहाँ पर? टाइमिंग डिफरेंस का मतलब होता है वह डिफरेंस जो टैक्सेबल इनकम, जो टैक्सेबल इनकम भैया को इंटरेस्ट के साथ मिलेगा नहीं ऋषभ, ये एक्चुअल नहीं है, ये मेरा जो वो है अकाउंटिंग रहेगा वो एस्टिमेट के बेसिस पे रहता है, एक्चुअल बेसिस पे नहीं रहता है, तो कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट वगैरह तुम लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न में मिलता है, एडवांस टैक्स रिटर्न में मिलता है इंटरेस्ट। ओके चलो सुनो मेरी बात, यहां पर जो टैक्सेबल इनकम और अकाउंटिंग इनकम के बीच में डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस, ठीक है, एक पीरियड में, और वो डिफरेंस, पॉइंट टू बी नोटेड, और वो डिफरेंस और वो डिफरेंस और वो डिफरेंस और वो डिफरेंस are capable of reversal in one or more subsequent period। और वो डिफरेंस और वो डिफरेंस और वो डिफरेंस are capable of, are capable of, are capable of reversal in one or more subsequent period। यानी कि कोई चीज जो आज हुई जिसके वजह से इनकम टैक्स और फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपस में लड़ दिए, आपस में लड़ने लग गए, लेकिन वो चीज आने वाले कुछ सालों में रिवर्स हो जाएंगी, अगले साल, उसके अगले साल, उसके अगले साल, किसी भी साल, पर सब्सिक्वेंट ईयर में वो रिवर्स होगी, सब्सिक्वेंट ईयर में वो रिवर्स होगी। जैसे मैंने टीडीएस का एग्जांपल लिया, और वो रिवर्स होने के कारण मेरी कोई लायबिलिटी कम ज्यादा होगी, कम ज्यादा होगी। अरे वो तो पक्का होगी ना, अरे पक्का होगी, बताओ कोई चीज कम ज्यादा होने के कारण मेरी लायबिलिटी ऊपर नीचे होगी? हाँ होगी। तो टाइम डिफरेंस इसको बोलते हैं कि आज 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 बेटा ऐसा हो सकता है कि इनकम टैक्स और फाइनेंशियल अकाउंटिंग लड़ रहे हैं पर दोनों के बीच में प्यार बरकरार है, आने वाले सालों में वो प्यार आपको दिख जाएगा। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? तो इसको बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस, इसको बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। लेकिन परमानेंट डिफरेंस क्या होता है? सारे बच्चे बताओ, परमानेंट डिफरेंस बताओ। टाइमिंग डिफरेंस का उल्टा, टाइमिंग डिफरेंस का उल्टा, टाइमिंग डिफरेंस का उल्टा। परमानेंट डिफरेंस मतलब आज जाके दोनों लड़ रहे हैं और कभी एक दूसरे से मेल नहीं खाएंगे। सारे बच्चे बताओ। परमानेंट डिफरेंस मतलब, परमानेंट डिफरेंस मतलब आज इन लोग लड़ रहे हैं, आज इनमें डिफरेंस है, डिफरेंस होने का एक रीजन है, पर वो पॉइंट ऑफ व्यू कभी भी रिवर्स नहीं होगा, वो पॉइंट ऑफ व्यू कभी रिवर्स नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। दिस इज अ परमानेंट, दिस इज अ परमानेंट डिफरेंस, इट इज नॉट गोइंग टू बी रिवर्स्ड, इट इज नॉट गोइंग टू बी रिवर्स, दिस इज अ परमानेंट डिफरेंस। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इनकम टैक्स और तुम्हारे बुक प्रॉफिट में 10 डिफरेंस, 10 रीजन हो सकते हैं डिफरेंस आने का,
10 रीजन हो सकते हैं डिफरेंस आने का, जिसमें से हो सकता है 4-5, हो सकता है 4-5 आगे चल के रिवर्स हो जाते हो, आगे चल के सेट ऑफ हो जाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल डेप्रीशिएशन, जैसे फॉर एग्जांपल टीडीएस से रिलेटेड कोई कंप्लायंसेस हो गए, या एनी अदर कंप्लायंस जो कि आज अलाउ हो गया या डिस अलाउ हो गया, आने वाले समय में रिवर्स हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे परमानेंट डिफरेंसेस हो सकते हैं जो कि दोनों अलग अलग बातें करते हैं, जो कि दोनों एक दूसरे से पॉइंट ऑफ व्यू से मेल नहीं खाते हैं, दोनों एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से मेल नहीं खाते हैं। आ रही बात समझ में? ओके, देखो, are the difference between taxable income and accounting income for a period that originate in one period and do not reverse subsequently। रिवर्स नहीं होगा, रिवर्स नहीं होगा, रिवर्स नहीं होगा। तो अब बताओ डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स अब समझ में आया कि डेफर्ड टैक्स सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस के कारण क्यों अराइज होता है? सारे बच्चे बताओ, अब आपको समझ में आया कि डेफर्ड टैक्स सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस के कारण क्यों अराइज होता है? क्योंकि सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस ही आगे चल के रिवर्स होगा, परमानेंट डिफरेंस तो रिवर्स नहीं होगा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस, टाइमिंग डिफरेंस और परमानेंट डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस और परमानेंट डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस मतलब आज कोई चीजें मेल नहीं खा रही है, तालमेल नहीं बैठ रहा है, पर आने वाले समय में ये रिवर्स होगा, आने वाले समय में रिवर्स होगा। लेकिन परमानेंट डिफरेंस मतलब आज इनका तालमेल नहीं बैठ रहा है, दो प्रोविजंस अलग अलग बातें कर रहे हैं, आने वाले समय में भी ऐसे ही बातें करेंगे, आने वाले समय में इनका तालमेल नहीं बैठेगा, तो होता है परमानेंट डिफरेंस, कुछ नहीं कर सकते, परमानेंट डिफरेंस का कुछ नहीं कर सकते। चलो देखो, टाइमिंग डिफरेंस क्यों अराइज हो रहा है? arise because the period in which some items of revenue expense included in taxable income do not coincide with the period in which such item of revenue expense are included and considered arriving at the accounting income, at the accounting income। ओके, अब जैसे तुम लोग को मेरे को एक बात बताओ, जैसे तुम लोग को पता है हम लोगों का इनकम टैक्स एक बेसिक सी बात बोलता है कि इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। फटाफट से बताओ, इनकम टैक्स ये बात बोलता है कि इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर में जो इनकम कमा रहे हो टैक्सेबल कब होगा? असेसमेंट ईयर में। लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शन, देयर आर 5 एक्सेप्शंस व्हेन इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर, है ना? 5 एक्सेप्शन है ना, 5 एक्सेप्शन है ना कि इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर। पर ऐसी कोई बात, अब वो 5 तुम लोग याद रखना कि भाई वो जो शिप में जाता है, ठीक है, शिपिंग बिजनेस करता है, परमानेंटली इंडिया छोड़ के जा रहा है, दुकान बंद करके भाग रहा है, तो वो सब 5 तरीके होते हैं, तो वो तुम याद रखो। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि सोचो ऐसी कोई बात अकाउंटिंग तो नहीं करता, ठीक है ना? हाँ, वो गणेश जी का वो बना, समिति बना, दुर्गा समिति बनी, ठीक है, समिति बनता है ना, एओपी बीओआई फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, तो समितियां ही तो होती है। एओपी बीओआई फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर समितियों को ही रखा गया है कि गणेश जी की क्या बोलते हैं, गणेश जी की जो समितियां बनती है, दुर्गा माता की बैठाने की जो समितियां बनती है, वो समितियां जो होती है, ठीक है, उनसे टैक्स लिया जाता है, उनसे भी टैक्स लिया जाता है उनकी इनकम पे, ठीक है। तो वो, तो बस ये सिंपल सी बात। सुंदर कन्या चाहिए उदय को, भाई दो, भाई उदय को सुंदर कन्या दो कोई, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ऐसा बोल, देखो इनकम टैक्स इसलिए ऐसे बातें करता है कई बार, और अकाउंट्स ऐसी बातें नहीं करता है, तो इस वजह से दोनों में डिफरेंस आता है। ओके, उदय को बस सुंदर कन्या याद है। चलो देखो, एग्जाम्पल नंबर 1, एक मशीन परचेज हुई साइंटिफिक रिसर्च के लिए रिलेटेड टू बिजनेस इज फुल्ली अलाउड एट डिडक्शन इन द फर्स्ट ईयर फॉर टैक्स पर्पस, whereas the same would be charged to the statement of P&L as a depreciation over its full life. The total depreciation charged on the machinery for accounting purpose, the accounting allowed deduction for tax purpose will ultimately be the same, but period over which the depreciation is charged and deduction is allowed will differ। अब देखो, अब जैसे तुम लोग को पता है, अगर तुम साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई भी कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर करते हो, पीजीबीपी चैप्टर, ठीक है, अगर तुम साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई भी कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर करते हो, तो उस पे तुमको 100% डिडक्शन अलाउड हो जाएगा, एक्सेप्ट लैंड, लैंड में नहीं अलाउड होगा। और रेवेन्यू नेचर तो पूरा अलाउ हो जाएगा, रेवेन्यू नेचर तो पूरा खत्म बेटे, खत्म। हाँ, लेकिन अगर बिजनेस चालू करने के पहले की हो, तो उस सिचुएशन में सिर्फ मटेरियल और सैलरी अलाउड होता है, एक्सेप्ट परक्यूसिट्स। खैर अभी डीटी की क्लास नहीं है, सॉरी। ओके, तो मैं सिंपल बोलना चाह रहा हूँ, साइंटिफिक रिसर्च में अगर आप साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो और उसमें कोई रेवेन्यू खर्चा करते हो, फुल अलाउड होता है, और कोई कैपिटल नेचर का खर्चा करते हो तो लैंड को छोड़ के सब अलाउड होता है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, एक मशीन खरीद के लाए 50 लाख रुपए की, और तुम वो साइंटिफिक रिसर्च में यूज कर रहे हो, पूरा भाई पूरा डिडक्शन अलाउड हो गया, पूरा डिडक्शन अलाउड हो गया पीजीबीपी के अंदर। पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो ऐसा नहीं होता,
फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 50 लाख की मशीन दिखेगी, उसमें हर साल डेप्रिसिएशन भी कटेगा। बताओ हाँ, अरे बोलो ना हाँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो मशीन भी दिखेगी, हर साल उस पर डेप्रिसिएशन भी कटेगा, हर साल उस पर डेप्रिसिएशन भी कटेगा। आ रही बात समझ में? तो अब सोचो इनकम टैक्स एक ही साल में, इनकम टैक्स एक ही साल में पूरा डेबिट कर दिया पीएनएल में, डिडक्शन बोल के पूरा डेबिट मार दिया पीएनएल में, पूरा पूरा डिडक्शन मार दिया। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग धीरे 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 10 साल 15 साल जितनी भी साल है उसकी, 15-20 साल 10-15 साल में धीरे धीरे डेप्रिसिएशन डाल डाल के पीएनएल के डेबिट साइड में वो उसको यूज करेगा मशीन को। तो अब बताओ आया ना टाइम डिफरेंस? फटाफट से बताओ। इनकम टैक्स एक साल में निपटा दिया पूरा, ठीक है, इनकम टैक्स एक साल में पूरा निपटा दिया, है ना। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग धीरे धीरे एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलता है, नई मशीन लाए तो मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए। यस, कोई मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीद के ला रहा है, या फिर अगर कोई पावर डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन का काम कर रहा है, तो उन लोग को एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है 20% का। बताओ, तो वही है। तो इनकम टैक्स और फाइनेंशियल अकाउंटिंग कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू क्लैश होता है, लेकिन देखो क्या बोल सकते हैं, वही पॉइंट ऑफ व्यू क्लैश की वजह से डेफर्ड अलाउ होगा, डेफर्ड। For the purpose of computing taxable income, tax laws allow depreciation on the basis of WDV method, whereas accounting purpose SLM is also used. ठीक है, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और सेट ऑफ कर सकते हैं फ्यूचर टैक्सेबल इनकम में, तो ये भी टाइमिंग डिफरेंस लेके आ रहा है। बताओ, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन हम लोग पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड डाल दिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लॉस आएगा तो भी चलेगा, लॉस आएगा तो भी चलेगा, पर उसी साल निपट गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के केस में। हाँ, इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता। इनकम टैक्स में जितना डेप्रिसिएशन तुम एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, इंफिनिटी पीरियड तक तुम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और सैलरी छोड़ के किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकते हो, सैलरी छोड़ के किसी भी हेड से सेट ऑफ भी कर सकते हो। तो देखो, ठीक है, देख रहे हो भैया, मैं भी टैक्स की बुक लेके आ जाऊं, टैक्स की क्लास नहीं चल रही है। क्या करूं यार, ये एएससी वैसा टैक्स के बारे में इतनी बात करनी पड़ेगी। चलो, रिकॉग्निशन कैसे होगा देखो। टैक्स एक्सपेंस फॉर द पीरियड कंप्राइजिंग करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। देखो, जो भी तुम्हारा टैक्स एक्सपेंस होता है उसके अंदर दो चीजें होती है, एक होता है करंट टैक्स, एक होता है डेफर्ड टैक्स। दोनों मिला के तुम्हारा क्या बनेगा, टैक्स एक्सपेंस बनेगा। क्या बनेगा, टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स, करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स, ठीक है। should be included in determination of net profit or loss of the period. Taxes on income are considered to be an expense incurred by the enterprise in earning income and are accrued in the same period as the revenue expense, an expense to which they relate. Such matching may result into time difference. The tax effect of time difference are included in the tax expense in the statement of P&L as a deferred tax asset subject to the consideration of prudence, or as a deferred tax liability in the balance sheet. Permanent difference do not result in deferred tax asset and deferred tax liability. Deferred tax should be recognized all the timing difference subject to the consideration of prudence in respect of deferred tax asset. घुमा फिरा के जितनी बातें मैंने अभी तक आप लोग से की है, उतनी बातें इसने यहाँ पर की कि हम अपना टैक्स एक्सपेंस को करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स मिला के बोलते हैं, जिसमें हमारा करंट टैक्स जो है वो हमारी जो इनकम हुई है उसी बेसिस पे निकला है, और जो डेफर्ड टैक्स है वो टाइमिंग डिफरेंस के कारण निकला है। परमानेंट डिफरेंस के कारण कभी भी डेफर्ड टैक्स नहीं आ सकता, क्योंकि वो फ्यूचर में कभी रिवर्स नहीं होगा। इसलिए हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टैक्स एक्सपेंस को माइनस करके दिखाते हैं, क्योंकि ये हमारा खर्चा है। ये सारा प्रोसेस करते टाइम हमको प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का ध्यान रखना है। ये इतनी बातें जो बोला अभी तक मैं शुरू से चैप्टर चालू होने के बाद 5 बार बोल चुका हूं, वही बातें यहां पर इसने फिर से बोली। ओके, देखो, deferred tax in respect of timing difference which reverse during the tax holiday period is not recognized to the extent the enterprise gross total income is subject to the deduction during the tax holiday period. बोल रहा है जो आपका डेफर्ड टैक्स आएगा ना टाइमिंग डिफरेंस के कारण। कौन सा टाइमिंग डिफरेंस, जब आपको टैक्स हॉलीडे मिलता है, वो आपको रिकॉग्नाइज नहीं करना है टू द एक्सटेंट ऑफ एंटरप्राइज ग्रॉस टोटल इनकम सब्जेक्ट टू डिडक्शन ड्यूरिंग द टैक्स हॉलीडे पीरियड। टैक्स हॉलीडे क्या होता है भैया, टैक्स हॉलीडे का मतलब क्या होता है, टैक्स हॉलीडे का मतलब होता है गवर्नमेंट आपको बोली कॉल करके, हेलो आप एक काम करो, अब यहाँ पर अपनी फैक्ट्री सेटअप करो, 5 साल टैक्स मत देना। ओ ऐसा, हाँ, तो गवर्नमेंट आपको बोल रही है कि आप एक काम करो, ये कर लो, 5 साल टैक्स मत देना। अच्छा एक काम करो, ये कर लो, 15 साल टैक्स मत देना। अच्छा एक काम करो, ये कर लो, 10 साल टैक्स मत देना। तो टैक्स हॉलीडे का मतलब होता है आपको टैक्स से छुट्टी मिल गई, इतने साल आपको टैक्स नहीं देना, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल वॉट एवर, इतने साल आपको टैक्स नहीं देना। इसको बोलते हैं टैक्स हॉलीडेज।
तो ये बोला जा रहा है कि डेफर्ड टैक्स, सुनना मेरी बात को ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत बहुत ध्यान से, भयंकर इंपॉर्टेंट, मैं पागल हो जाऊंगा। हेलो हेलो हेलो, सुन रहे हो? हेलो, हाँ सुनो, अगर ध्यान से सुनना, दो चीजें बोलूंगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका टाइमिंग डिफरेंस आ रहा है टैक्स हॉलीडे पीरियड के टाइम में, टैक्स हॉलीडे पीरियड के टाइम में टाइमिंग डिफरेंस आ रहा है, और वो टाइमिंग डिफरेंस टैक्स हॉलीडे पीरियड चलते चलते में ही रिवर्सल भी आ जाएगा। सुने मेरी बात ध्यान से, कि आज आप खड़े हो टैक्स हॉलीडे पीरियड में, आपको लग रहा है कि आज टाइमिंग डिफरेंस के कारण डेफर्ड अराइज हो रहा है, आज टाइमिंग डिफरेंस के कारण डेफर्ड अराइज हो रहा है, जैसे जैसे चलते जाऊंगा टैक्स हॉलीडे पीरियड के दौरान ही वो रिवर्स भी होगा। तो समझ रहे हो, आज डेफर्ड बनेगा और उसी पीरियड के दौरान रिवर्स भी होगा, आज बनेगा और उसी, ये टैक्स हॉलीडे पीरियड है, ये टैक्स हॉलीडे पीरियड है, उसी पीरियड में बनेगा, उसी पीरियड में रिवर्स होगा। तो अब मेरे को एकदम लॉजिकली बताना, टैक्स हॉलीडे पीरियड है मतलब सिंपल शब्दों में टैक्स देना ही नहीं है, बन रहा हो नहीं बन रहा हो वो सब बातें साइड में, टैक्स देना ही नहीं टैक्स हॉलीडे पीरियड में। तो अब बताओ, आज बनेगा और इसी पीरियड में रिवर्स भी हो जाएगा, तो अल्टीमेटली टैक्स बना ही नहीं ना। तो क्या डेफर्ड दिखाने का कोई फायदा होगा? सारे बच्चे बताओ, क्या डेफर्ड दिखाने का कोई फायदा होगा? अगर आप टैक्स हॉलीडे पीरियड में, अगर आप टैक्स हॉलीडे पीरियड में डेफर्ड बना रहे हो, उसी पीरियड में रिवर्स कर रहे हो, तो बनाने का कोई फायदा होगा? नहीं। तो वही बोलना चाह रहा है कि अगर आपका डेफर्ड टैक्स बन रहा है, बन रहा है बिकॉज ऑफ टाइमिंग डिफरेंस टैक्स हॉलीडे पीरियड में, और टैक्स हॉलीडे पीरियड में ही रिवर्स होगा, ओके, तो टैक्स हॉलीडे पीरियड में ही बन रहा है, टैक्स हॉलीडे पीरियड में रिवर्स होने की संभावना है, तो मत बनाओ, मत बनाओ, कोई फायदा ही नहीं है, टाइम पास मत करो। लेकिन सुनना मेरी बात को ध्यान से, प्रेजेंटेशन लैग नहीं होगा, नहीं होगा, टैक्स हॉलीडे पीरियड है ना, तो कोई टैक्स की बात ही नहीं करेगा, टैक्स हॉलीडे पीरियड है तो उनसे कोई टैक्स के बारे में बात ही नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका डेफर्ड बन रहा है टाइमिंग डिफरेंस के कारण टैक्स हॉलीडे पीरियड में, और रिवर्स टैक्स हॉलीडे पीरियड खत्म होने के बाद होगा, ओ ऐसा बन रहा है अभी और रिवर्स होगा टैक्स हॉलीडे पीरियड खत्म होने के बाद, टैक्स हॉलीडे पीरियड खत्म होने के बाद, तो अब बताओ बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बताना, बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, अब बताओ। बन रहा आज है, रिवर्स होगा टैक्स हॉलीडे पीरियड खत्म होने के बाद, अब बनाना चाहिए, अब बनाना चाहिए, क्यों? क्योंकि आप जब रिवर्स की बारी आई, रिवर्स की बारी आई, तो टैक्स हॉलीडे पीरियड से बाहर आ चुके हो, तो भले 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 डेफर्ड आया था टैक्स हॉलीडे पीरियड में, पर जो उसका रिवर्सल है, रिवर्सल क्या पता फायदा हो, क्या पता नुकसान हो, वॉट कुछ भी बन सकता है, डीटीएल भी बन सकता है, डीटीए भी बन सकता है, ठीक है, डीटीएल डीटीए दोनों बन सकता है, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बात इस बारे में कर रहा हूं कि आपका जो रिवर्सल होगा वो उस पीरियड के बाहर जाएगा, तब बनाना चाहिए, ठीक है। देखो, deferred tax in respect of timing difference which reverse after the tax holiday period is recognized, अगर आपको लग रहा है आफ्टर द टैक्स हॉलीडे पीरियड होगा, रिकॉग्नाइज करो, करो, in the year in which timing difference originate for the above purpose timing difference which originate first are considered to be reversed first, ठीक है। तो बस यही बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर, कैसे चलेगा बनाना की जगह, क्या बनाना की जगह, क्या बोलता है रितेश को, रितेश को खुद ही नहीं पता रहता क्या बोल रहा होता है वो। चलो, रिकॉग्निशन ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट, अभी हमने रिकॉग्निशन के बारे में बात किया, इसमें ये वाला पैराग्राफ बस बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके पहले की जो पैराग्राफ में बातें हुई वो सब हमने पहले कर चुकी थी। दो टेक अवे इस पैराग्राफ से, पहला ये कि टैक्स एक्सपेंस का मतलब होता है करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स, करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स, ठीक है, ओके। और यहां पर उसने बात की कि अगर आप टैक्स हॉलीडे पीरियड के टाइम डेफर्ड अराइज और रिवर्स कर रहे हो तो मत बनाना, अगर आप टैक्स हॉलीडे पीरियड के टाइम अराइज कर रहे हो बट रिवर्सल होने वाला है आउट ऑफ द टैक्स हॉलीडे पीरियड, तब फिर बनाना है, ओके। देखो, रिकॉग्निशन ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट, तो डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज कब करोगे? अब ये तुम लोग को पैराग्राफ फॉर्मेट में दिख रहा है,
पर इसके अंदर इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें छुपी है, मैं बता नहीं सकता। देखो, दिस स्टैंडर्ड रिक्वायर रिकॉग्निशन ऑफ डेफर्ड टैक्स फॉर ऑल टाइम डिफरेंस। तो जितने भी टाइमिंग डिफरेंस हो गए उसके लिए आपको डेफर्ड टैक्स बनाना होता है, और वो ये स्टैंडर्ड बता रहा है। This is based on the principle that the financial statement of a period should recognize the tax effect whether current or deferred for all the transaction occurring in the period। बोलना ये चाहता है कि हम लोग बीइंग अ फाइनेंशियल अकाउंटेंट हम चाहते हैं कि हम चीजें एक्रूअल बेसिस पे लेके चलें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते टाइम हम सब चीजें एक्रूअल बेसिस पे लेके चलना चाहते हैं। तो हम आज ही चाहते हैं कि चाहे हमारा कोई करंट टैक्स हो, चाहे हमारा कोई फ्यूचर में डेफर्ड आ रहा हो, अब वो चाहे रिसीवेबल हो पेबल हो जो भी हो, पर हमारा कोई फ्यूचर में डेफर्ड आ रहा हो, हम उसको भी आज ही रिकॉग्नाइज कर ले अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। अब बच्चे बोलेंगे प्रूडेंस वायलेट हो गया। मैं पूछा कैसे? भैया डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बना लो, प्रोवाइड फॉर ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस, पर डेफर्ड टैक्स एसेट मत बनाओ। मैं बोला क्यों? प्रूडेंस वायलेट हो जाएगा, क्योंकि प्रूडेंस बोलता है डोंट प्रोवाइड फॉर एनी एंटिसिपेटेड गेन्स। तो मैंने कहा कि बस इसीलिए यहां पर ये प्रूडेंस को थोड़ा सा साइड में रख के बात करता है कि मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, मैं अपनी कैलकुलेशन के बेसिस पे बता रहा हूं कि हमको ये पैसा मिलेगा। तो ठीक है, एंटिसिपेटेड गेन है, ये डेफर्ड टैक्स एसेट जो है वो एक एंटिसिपेटेड गेन है, पर लॉ भी हमको अलाउ करती है कि बना लो, तो इसलिए बनाते हैं। ठीक है, आगे देखो, deferred tax asset should be recognized and carry forward only to the extent that there is a reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax asset can be realized। बोल रहा है deferred tax asset तभी बनाना, deferred tax asset तभी बनाना जब बनाना और कैरी फॉरवर्ड करना, बनाना रिकॉग्नाइज करना और कैरी फॉरवर्ड करना जब आप रीजनेबली सर्टेन हो कि आपके पास सफिशिएंट फ्यूचर टैक्सेबल इनकम होगी, will be available against which the sum deferred tax asset can be realized। तो अब मेरे को एक बात बताओ, डेफर्ड टैक्स एसेट का मतलब हो गया रिसीवेबल, रिसीवेबल एसेट है मतलब रिसीवेबल है, तो इसको पेबल के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकते हैं, बोलो। इसको हम पेबल के अगेंस्ट पे सेट ऑफ कर सकते हैं, सारे बच्चे बोलो। रिसीवेबल है, रिसीवेबल है, रिसीवेबल है, तो पेबल के अगेंस्ट पे सेट ऑफ कर सकते हैं। तो यहां पर वो यही बोल रहा है कि डेफर्ड टैक्स एसेट यानी कि आपका रिसीवेबल जो है वो आप तभी बनाना, वो आप तभी बनाना जब आप श्योर हो, जब आप श्योर हो कि फ्यूचर में जाके आपको कुछ इनकम होगी और उस इनकम में कुछ टैक्स भी बनेगा। ओ, फ्यूचर में जाके आपको कुछ इनकम होगी और उस इनकम में आपका टैक्स भी बनेगा, क्योंकि जब आपका टैक्स बनेगा तो उसी से तो सेट ऑफ करोगे, जब आपका टैक्स बनेगा तो उसी से तो सेट ऑफ करोगे। तो आपको ये क्लैरिफाई करके चलना है, ये आपको क्लियर होकर चलना है कि आपके पास रीजनेबली सर्टिनिटी हो कि आप फ्यूचर में कुछ इनकम कमाने वाले हो, उसमें आपका टैक्स भी बनने वाला है। बोलो क्लियर है? बोलो। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सी बात मैंने बोली, अगर आप रीजनेबली सर्टेन हो, इफ यस देन डेफर्ड टैक्स एसेट बनाओ, इफ नो देन डेफर्ड टैक्स एसेट मत बनाना, देन डेफर्ड टैक्स एसेट मत बनाना। ठीक है, तो अगर आप रीजनेबली सर्टेन हो कि आपको इनकम होगी, आपको इनकम होगी, आपको इनकम होगी, टैक्सेबल इनकम होगी, तो डेफर्ड टैक्स एसेट बना लेना ताकि सेट ऑफ हो सके। अगर नहीं हो रीजनेबली सर्टेन तो मत बनाना, ठीक है, ओके। अब ये देखो, यहाँ पर एक अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का पॉइंट दिया हुआ है, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस अंडर डेफर्ड टैक्स शुड बी अकाउंटेड ओनली टू एक्सटेंड वर्चुअली। अब ये देखो, बस ये हाईलाइट करो यहाँ पर, ये एक अलग पॉइंट है, वर्चुअली सर्टी सपोर्ट बाय कन्विंसिंग एविडेंस। ओके, अब सुनो, अब यहां पर ना ये दो बातें करता है। कौन सी? एक बातें करता है वो कि आपको डेफर्ड टैक्स एसेट बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। दो सिचुएशन में, पहली सिचुएशन हम बात कर रहे हैं अदर आइटम्स के बारे में, हम बात कर रहे हैं अदर आइटम्स के बारे में, और दूसरी सिचुएशन में हम बात कर रहे हैं अनएब्जॉर्ब्ड ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन के बारे में। तो हम लोग एक सिचुएशन में आपके ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस और डेप्रिसिएशन के बारे में बात कर रहे हैं कि डीटीए बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, और दूसरी सिचुएशन में हम अदर आइटम्स, उन दोनों को छोड़कर जो अदर आइटम्स के बारे में, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम अदर आइटम्स के बारे में बात करेंगे ना, तो आप चेक करो कि क्या आप रीजनेबली सर्टेन हो, तो आप चेक करो कि आप रीजनेबली सर्टेन हो कि आप टैक्सेबल इनकम कमाओगे या नहीं कमाओगे। अगर आप रीजनेबली सर्टेन हो तो डायरेक्ट टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स एसेट बनाओ, और अगर आप रीजनेबली सर्टेन नहीं हो
तो डेफर्ड टैक्स एसेट मत बनाना। इस बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है, इस बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि अगर आप किसी भी सिचुएशन की वजह से ऐसा सोच रहे हो कि डीटीए बनाना है, और डीटीए बनाने के लिए आप रीजनेबली सर्टेन हो कि फ्यूचर में इनकम होगी, ताकि उस इनकम से सेट ऑफ हो सके डीटीए, रीजनेबली सर्टेन हो तो डेफर्ड टैक्स एसेट बनाओ, और नहीं है तो मत बनाओ। भैया ये जो आप करा रहे हो एएस, इसका लिंक आने वाले चैप्टर्स में तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एएस अपना अलग चलता है, इसका कोई लिंक नहीं है, ठीक है। लेकिन सुनो मेरी बात को, लेकिन अगर आपके पास कोई अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन है या फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है, आपके पास कोई अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन है या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है, उस सिचुएशन में आपको रीजनेबली सर्टेन नहीं होना है, आपको वर्चुअली सर्टेन होना है। ये देखो, वर्चुअल सर्टेनिटी सपोर्टेड, आपको यहां पर वर्चुअली सर्टेन होना है। ओ, वर्चुअली सर्टेन होना है, हाँ, वर्चुअल सर्टेन अगर हो तो डीटीए बना लेना, अगर वर्चुअल सर्टेन नहीं हो तो डीटीए मत बनाना। वर्चुअली सर्टेन इसका मतलब क्या होता है? रीजनेबली सर्टेन का मतलब तुम बोल सकते हो कि तुम ओके ओके हो, ओके ओके, कोई फैक्ट्स और फिगर्स के बेसिस पे बात नहीं कर रहे हो, कॉन्फिडेंस के बेसिस पे बात कर रहे हो। अरे भैया मैं बताता हूं आपको, मैं पैसा कमा के देगा आपको, मैं पैसा कमा के देगा आपको, मैं बताता हूं आपको। तो ये होता है रीजनेबली सर्टेन, मतलब ओके ओके सर्टेन हो, अच्छा ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बोल रहा है, आपके फैक्ट्स नहीं बोल रहे हैं, आपके फैक्ट्स बात नहीं कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बात कर रहा है, भैया मैं पैसा कमा के देगा आपको, वाई वरी, आई एम हियर, ओके। वर्चुअली सर्टेन का मतलब होता है आप डेटा के बेसिस पे बात कर रहे हो, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, आप 90% श्योर हो अपने डेटा के बेसिस पे कि आप जो बातें कर रहे हो सच है, आप 90% श्योर हो कि आप जो बातें बोल रहे हो, आप जो बातें कर रहे हो, आप वर्चुअली सर्टेन हो। मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि रीजनेबली सर्टेन का मतलब होता है ओके ओके, ओके ओके, ठीक है, पर वर्चुअली सर्टेन का मतलब होता है 90% बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, 90% बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, कि आप जो बातें बोल रहे हो आप उस पर रिलाय करते हो कि हाँ भाई मैं सही बात बोल रहा हूँ, तो होता है वर्चुअली सर्टेन। तो अगर आप वर्चुअली सर्टेन हो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस के केसेस पे, तो डीटीए बना लेना, अगर नहीं हो तो मत बनाना, ठीक है, अगर नहीं हो तो मत बनाना, बस ये बातें बोल रहे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ वर्चुअल सर्टेनिटी डेट सफिशिएंट फ्यूचर टैक्सेबल इनकम विल बी अवेलेबल इन अ मैटर ऑफ जजमेंट बेस्ड ऑन कन्विंसिंग एविडेंस। देखो एविडेंस पे बेस्ड होना चाहिए, वर्चुअल वाला जो आपका सर्टेनिटी वो एविडेंस पे बेस्ड होना चाहिए, एंड विल हैव टू बी इवैल्यूएटेड ऑन अ केस टू केस बेसिस, आपको जजमेंट इवैल्यूएट करना है और एविडेंस पे बेस्ड होना चाहिए। Virtual certainty refers to the extent of certainty which for all practical purpose can be considered certain। तो बोल रहा है वर्चुअल सर्टेनिटी हम उसको बोल सकते हैं जो प्रैक्टिकली सर्टेन हो, प्रैक्टिकली मतलब बेस्ड ऑन फैक्ट्स। वर्चुअल सर्टेनिटी कैन नॉट बी बेस्ड ऑन मियरली अ फोरकास्ट ऑफ परफॉर्मेंस सच एज बिजनेस प्लान। बोल रहा है सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस आपके बिजनेस प्लान के बेसिस पे फोरकास्टिंग को हम वर्चुअल सर्टेनिटी नहीं बोलेंगे, उसको हम रीजनेबली सर्टेन बोलेंगे। वर्चुअल सर्टेनिटी इज नॉट अ मैटर ऑफ परसेप्शन, इट इज सपोर्टेड बाय कन्विंसिंग एविडेंस। बोल रहा है वर्चुअल सर्टेनिटी आपके अंदर से जो आवाज आ रही है ना कि मेरा बिजनेस ग्रो होगा, उससे हम नहीं मानेंगे, आपको सर्टेन फैक्ट्स लाने पड़ेंगे, एविडेंस लाने पड़ेंगे, तभी हम मानेंगे वर्चुअली सर्टेनिटी है। एविडेंस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, टू बी कन्विंसिंग द एविडेंस शुड बी अवेलेबल एट द रिपोर्टिंग डेट इन द कॉन्क्रीट फॉर्म। तो बोल रहा है एविडेंस आपका भाई अवेलेबल होना चाहिए रिपोर्टिंग डेट के दिन। फॉर एग्जांपल अ प्रॉफिटेबल binding export order cancellation of which will result in payment of a heavy damage by defaulting party. On the other hand, a projection of the future profit made by enterprise based on the future capital expenditure or future restructuring etc. submitted even to outside agency, example to a credit agency for obtaining loans and accepted by that agency cannot is isolation be considered as a convincing evidence। तो बोल रहा है convincing evidence का कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे मान लो आपका कोई एक्सपोर्ट का एग्रीमेंट है, एक्सपोर्ट एग्रीमेंट कुछ ऐसा है कि अगर फ्यूचर में जाके वो पार्टी एक्सपोर्ट एग्रीमेंट को कैंसिल करती है, इतना बड़ा ऑर्डर है कैंसिल करती है, तो आपको भारी भरकम कंपनसेशन मिलेगा। कंपनसेशन मिलेगा, सर्टेनिटी है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आपको कंपनसेशन मिलेगा। या आपको कोई थर्ड पार्टी बाहर की जो आउटसाइड होती है, वो कोई क्रेडिट एजेंसी है, वो आपकी क्रेडिटेबिलिटी चेक करके आपको लोन वगैरह सैंक्शन करती है। अबाउट दिस, तो दीज आर द फैक्ट्स विच इज अवेलेबल ऑन पेपर। ऑन पेपर आपके पास एविडेंस है, ऑन पेपर आपके पास फैक्ट्स है, तो हम मान सकते हैं ये वर्चुअली सर्टेन। तो आपको समझ में आ गया होगा रीजनेबली सर्टेन का मतलब क्या होता है, जब आप ओके ओके अपनी दिल की आवाज सुन के बात कर रहे हो, ठीक है।
पर वर्चुअली सर्टेन का मतलब होता है फैक्ट्स के बेसिस बात करिए और 90% श्योर ये चीजें होंगी, 99% श्योर कि ये चीजें होगी। तो आपको करना क्या है, बात क्या है, बात है रिकॉग्निशन ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट। डीटीए बनाऊं या नहीं बनाऊं? तो सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूं अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन और ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस के बारे में, तब आपको वर्चुअली सर्टेन होना पड़ेगा। अगर वर्चुअल सर्टेनिटी है कि आप फ्यूचर में इनकम कमाओगे तो बनाओ, अदरवाइज मत बनाओ। लेकिन अगर कोई एनी अदर केस है, वो दोनों को छोड़ के अगर कोई अदर केस है तो रीजनेबली सर्टेन से काम चल जाएगा। क्या आप रीजनेबली सर्टेन हो, आपका भाई दिल की आवाज निकल के बोल रही है कि हाँ मेरा बिजनेस ग्रो होने वाला है, तो सिचुएशन में अगर आप रीजनेबली सर्टेन हो बना लो, नहीं हो रीजनेबली सर्टेन मत बनाना। डेफर्ड टैक्स एसेट की बात हो रही है। ओके, अब देखो आगे। Where an enterprise statement of profit and loss include correct item of loss which can be set off in future for a taxation purpose only against the income arising under the head capital gain as per the requirement of the act. That item is a timing difference to the extent it is not set off in the current year and is allowed to be set off against the income arising under the capital gain subsequent year subject to the provision of act. तो बोल रहा है कि जैसे मान लो कोई आइटम तुम्हारे पास लॉस लिखा हुआ है और वो आइटम आने वाले समय में तुम जाके कैपिटल गेन हेड से सेट ऑफ कर सकते हो, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो आप इसको दिखा सकते हो कि ये जो लॉस है वो आगे जाके सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, in respect of such loss deferred tax asset is recognized और carry forward subject to the consideration of prudence। अब बोल रहा है क्योंकि ये लॉस आप आगे जाके सेट ऑफ कर लोगे, फटाफट से बताओ, क्योंकि ये लॉस आप आगे जाके किसी और हेड के उससे सेट ऑफ कर लोगे तो आपकी इनकम गिर जाएगी, इनकम गिर जाएगी तो टैक्स कम बनेगा, टैक्स कम बनेगा, इसका मतलब आप ऐसा एज्यूम कर रहे हो कि आने वाले सालों में आपकी जितनी इनकम आएगी, आपकी मान लो अगले साल की बात कर लेते हैं, अगले साल की जितनी इनकम आएगी वो इनकम कहीं ना कहीं नीचे गिरने वाली है। क्यों गिरने वाली है? क्योंकि आपके पास कैपिटल लॉस है सेट ऑफ करने की, क्योंकि आपके पास एलटीसीजी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है सेट ऑफ करने के लिए, और वो सेट ऑफ करने के कारण आपकी जो इनकम आप निकालोगे इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग वो नीचे गिर जाएगी, और ये नीचे गिरेगी तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम बनेगी। तो बेसिकली आज आप एक एसेट क्रिएट कर रहे हो, एसेट क्रिएट कर रहे हो, डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट कर रहे हो, जो कि फ्यूचर में जाके आपकी टैक्स से सेट ऑफ होने वाली है। ठीक है, ओके। Accordingly, in respect of such loss, deferred tax asset is recognized और carry forward होगा only to the extent that there is a virtual certainty। अब बोल रहा है अगेन virtual certainty चाहिए हमको, क्योंकि ये क्या है, brought forward business loss है, brought forward business loss है, capital loss, इसलिए। ठीक है, supported by convincing evidence that sufficient future taxable income will be available under the capital gain against which the loss can be set off। और virtual certainty किस बात की होनी चाहिए कि आने वाले समय में आपकी कैपिटल गेन हेड के अंदर इनकम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको भी पता होगा इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि कैपिटल गेन का लॉस कैपिटल गेन से सेट ऑफ करना है आपको, तो आपको कैपिटल गेन के अंदर ही इनकम चाहिए फ्यूचर में भी। ओके, वेदर द टेस्ट ऑफ वर्चुअल सर्टेनिटी इज फुलफिल और नॉट वुड डिपेंड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस। द एग्जांपल ऑफ द सिचुएशन in which the test of virtual certainty is supported by convincing evidence for the purpose of recognition of deferred tax asset in respect of loss arising under the capital gain is normally fulfilled or sale of an asset। ये देखो बता रहा है सेल ऑफ एन एसेट गिविंग अराइज टू कैपिटल गेन। तो बोल रहा है वर्चुअल सर्टेनिटी कैसे पता करोगे? सिंपल है, आपका बिजनेस है, आपको पता होगा क्या आप कोई ऐसा एसेट बेचने वाले हो जिससे आपको कैपिटल गेन होने वाला है। इफ यस है वर्चुअल सर्टेनिटी, इफ नो नहीं है, क्योंकि आपको खुद पता है कि अभी मैं कोई एसेट अपना बेचने ही नहीं वाला हूं, तो जब तक एसेट बेचोगे नहीं तो कैपिटल गेन कहां से होगा? तो वर्चुअल सर्टेनिटी कैसे पता चलेगी? जब आप श्योर हो कि आने वाले समय में आप अपना कोई एसेट सेल करने वाले हो और उससे आपको कैपिटल गेन होने वाला है, गेन। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव्ड बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट व्हिच विल गिव राइज टू द कैपिटल गेन। और क्या उसके अगेंस्ट में आपका कोई एग्रीमेंट है क्या? बस, तो दिस इज ऑल अबाउट डीटीए। डीटीए का कंक्लूजन बस वही था कि अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है वो है तो वर्चुअली सर्टेन होना है, एनी अदर आइटम है तो रीजनेबली सर्टेन होना है। बस पूरे पैराग्राफ से यही एक आउटकम आपको याद रखना है। रीअसेसमेंट ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड डेफर्ड टैक्स एसेट बोल रहा है एट ईच बैलेंस शीट डेट एक एंटरप्राइज को रीअसेस करना पड़ेगा अपना अनरिकॉग्नाइज्ड डेफर्ड टैक्स एसेट। तो जो भी डेफर्ड टैक्स एसेट आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया है उसको आपको बार बार रीअसेस करना है बैलेंस शीट डेट में। वो एंटरप्राइज रिकॉग्नाइज करेगी प्रीवियसली अनरिकॉग्नाइज्ड डेफर्ड टैक्स एसेट को टू द एक्सटेंट दैट इट बिकम रीजनेबली सर्टेन और वर्चुअली सर्टेन सफिशिएंट फ्यूचर टैक्सेबल इनकम। तो बोल रहा है हर बैलेंस शीट डेट में अगर आप कोई डेफर्ड टैक्स एसेट को रिकॉग्नाइज नहीं किए थे, क्यों? क्योंकि उस टाइम हो सकता है रीजनेबली सर्टेन ना हो या आप उस टाइम वर्चुअली सर्टेन ना हो, तो कोई भी रीजन से अगर आप नहीं रिकॉग्नाइज किए तो अब आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो अगेन
हम आपसे वही पूछेंगे, क्या आप रीजनेबली सर्टेन हो? इफ यस कर लो, इफ नो मत करो। क्या आप वर्चुअली सर्टेन हो? इफ यस कर लो, इफ नहीं नो मत करो। चलो मेजरमेंट की बात करते हैं। तो मेजरमेंट की बात करेंगे तो करंट टैक्स शुड बी मेजर्ड एट अ अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेड रिकवर्ड फ्रॉम द टैक्सेशन अथॉरिटी। सिंपल है, यूजिंग द एप्लीकेबल टैक्स रेट और लॉ। Deferred tax asset liability should be measured using the tax rate or tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date। तो वही है, करंट टैक्स आपको इनकम टैक्स लॉस के अंदर जो भी रेट्स एंड ऑल ये सब दिए हुए उस बेसिस पे कैलकुलेट करना है, जबकि जो डेफर्ड टैक्स एसेट है वो आपको टैक्स रेट और टैक्स लॉस यूज करने हैं जो कि आपके बैलेंस शीट डेट में आपको आपको उस पर्टिकुलर आइटम के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल लग रहे हैं। When different tax rates apply to different level of taxable income, deferred tax asset or liability are measured using average rate। अब बोल रहा है बहुत सारे आइटम हैं, सब में अलग अलग रेट लग रहा है, तो आप डेफर्ड टैक्स को एवरेज रेट लगा के भी निकाल सकते हो। ठीक है, डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी शुड नॉट बी डिस्काउंटेड एट प्रेजेंट वैल्यू। बोल रहा है कि क्योंकि आपको पता है डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर, डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर, फ्यूचर में एसेट है, फ्यूचर में लायबिलिटी है, तो ये मत करने लग जाना पीवी लगा रहे हो, प्रेजेंट वैल्यू मत लगाने लग जरा, फ्यूचर में ही रहने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, पीवी मत लगाना इसका। रिव्यू ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट, तो द कैरिंग अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट शुड बी रिव्यूड at each balance sheet date। Enterprise should return down the carrying amount of deferred tax asset to the extent that it is no longer reasonably certain or virtually certain that sufficient future taxable income will be available against which deferred tax asset can be realized। Any such written down may be reversed to the extent that it become reasonably certain or virtually certain that sufficient future taxable income will be available। तो बोल रहा है कि हर बैलेंस शीट डेट में आपको अपनी डेफर्ड टैक्स एसेट की कैलकुलेशन को रिव्यू करना चाहिए। ठीक है, और उस रिव्यू में अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा आइटम है जो कि अब रीजनेबली सर्टेन नहीं रहा, पहले लग रहा था पर अब नहीं पॉसिबल है, तो आपको उसको रिटर्न बैक कर लेना चाहिए, रिटर्न डाउन कर लेना चाहिए। वाइस वर्सा अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा आइटम है जो कि आ रहा है, अब रीजनेबली सर्टेन हो रहा है, वर्चुअली सर्टेन हो रहा है, तो अपनी डेफर्ड टैक्स की आप अमाउंट को रिवाइज अकॉर्डिंगली कर सकते हो, हर बैलेंस शीट डेट में आपको अलाउड है। प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर्स की बात करते हैं। देखो, तो ऑफसेटिंग करंट टैक्स, एक एंटरप्राइज शुड ऑफसेट एसेट और लायबिलिटी रिप्रेजेंटिंग करंट टैक्स इफ द एंटरप्राइज हैज अ लीगली एनफोर्सिएबल राइट टू सेट ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड अमाउंट और इंटेंड्स टू सेटिंग द एसेट और लायबिलिटी ऑन द नेट बेसिस। तो बोल रहा है कि आपका जो करंट टैक्स होता है, करंट टैक्स, उसको आपको एसेट और लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी से सेट ऑफ करके चलना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, deferred tax asset, enterprise offset deferred tax asset liability, enterprise has legal enforceable right to do so, and deferred tax asset liability relates to tax on income levied by same governing taxation laws। deferred tax asset liability should be distinguished from asset liability representing current tax for the period। तो बोल रहा है कि जो आपका, अब देखो पीएनएल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम लोग करंट टैक्स लिखते हैं, अगर कोई डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होती है तो उसको ऐड करते हैं, क्योंकि करंट टैक्स भी लायबिलिटी है, पे करना है, और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी फ्यूचर में पे करना है, तो हम दोनों को ऐड करके टैक्स एक्सपेंस बोलते हैं। पर अगर कोई डेफर्ड टैक्स एसेट होता है ना, तो हम लोग उसको माइनस कर देते हैं और नेट ऑफ करके दिखाते हैं। बैलेंस शीट के अंदर तुम्हारा जो करंट टैक्स है उसको तुमको नेट ऑफ करना है विद एनी एसेट और लायबिलिटी जो आपके करंट टैक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो। बच्चों मेरे को एक नाम बताओ, अ ब्यूटीफुल व्हाट वी कैन से टर्म कंसिस्ट ऑफ थ्री वर्ड स्टार्ट विथ टी। फटाफट से बताओ, विच रिप्रेजेंट योर सीटी, करंट टैक्स। करंट टैक्स को एक ब्यूटीफुल टर्म जो कि तीन वर्ड का है, स्टार्ट विथ टी, जो करंट टैक्स को रिप्रेजेंट करता है, बताओ। जो आपको जनरली बैलेंस शीट में मिल जाता है, जो आपको जनरली बैलेंस शीट में मिल जाता है। वेरी वेरी गुड, टीडीएस। टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो आपका जो करंट टैक्स का अमाउंट है, टीडीएस रिसीवेबल पेबल से सेट ऑफ कर लेना है आपको, टीडीएस रिसीवेबल पेबल से सेट ऑफ कर लेना आपको बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के अंदर। और वैसी बैलेंस शीट के अंदर आपका जो डेफर्ड टैक्स है उसको भी आपको डेफर्ड एसेट और लायबिलिटी से सेट ऑफ करना है, और आपका डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी बाकी एसेट से अलग लिख के दिखेगा, तो वो तो हम लोग वैसे भी अलग दिखाते हैं, उसमें तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये देखो, शुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एसेट और लायबिलिटी रिप्रेजेंटिंग करंट टैक्स। करंट टैक्स के तो आसपास भी नहीं भटकाना है इसको। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर करंट टैक्स नेट ऑफ होगा टीडीएस से, टीडीएस से नेट ऑफ होगा बैलेंस शीट के अंदर। बोलो क्लियर है? अरे बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो।
भैया बहुत थ्योरी है, क्या करे बेटा, थ्योरी तो रहेगी, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो थ्योरी तो रहेगी। बोलो क्लियर है? यस। तो देखो, डिस्क्लोजर के अंदर अंदर हमने दो चीजें पढ़ी। पीएनएल के अंदर करंट टैक्स एसेट, करंट टैक्स जो होता है उसमें डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी प्लस होती है, और तुम्हारा डेफर्ड टैक्स एसेट क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर आपको करंट टैक्स को करंट टैक्स की ऑब्लिगेशंस के साथ में, चाहे वो तुम्हारा प्रोविजन ही क्यों ना, प्रोविजन फॉर टैक्स बनाते हैं ना, प्रोविजन फॉर टैक्स ही क्यों ना, उसके साथ आपको नेट ऑफ करके दिखाना है उसको। ठीक है, मेरे को सारे बच्चे बताएंगे करंट टैक्स की लायबिलिटी कौन से हेड के अंदर दिखती है, करंट टैक्स कौन से हेड के अंदर दिखता है, प्रोविजन फॉर टैक्स, तुम्हारी भाषा में, तुम्हारी भाषा में प्रोविजन फॉर टैक्स किसके अंदर दिखता है, करंट टैक्स मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स, एक ही बात होगी। बताओ किसके अंदर दिखता है, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर दिखता है। लायबिलिटी मतलब भाई जो सर्टेन हो जाती है, तो लायबिलिटी के अंदर तुम वो आइटम डालते हो सर्टेन हो जाती है, वो अभी प्रोविजन है, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर दिखता है। नेट ऑफ करके आपको दिखाना है, बोलो क्लियर है? यस। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे हम लोग बैलेंस शीट डेट में इसको रिव्यू करते हैं, राइट, डीटीए डीटीएल को हम लोग रिव्यू करते हैं बैलेंस शीट डेट में, तो ऐसा भी तो हो सकता है कुछ कम ज्यादा हो, ऐसा भी तो हो सकता है कुछ कम ज्यादा हो। तो ये भी याद रखना कि डीटीए डीटीएल का जो रिवर्सल है उसका भी अपोजिट एडजस्टमेंट यहां पर होता है। तो जैसे मान लो डीटीएल रिवर्स होगा तो माइनस कर दोगे, माइनस डीटीएल रिवर्स्ड, और अगर डीटीए रिवर्स होगा तो डीटीए रिवर्स्ड प्लस कर दोगे, तो ऐसा भी कर सकते हो। खैर चलो, तो सिंपल शब्दों में, जब आपके पास लीगली एनफोर्सिएबल राइट है और जब आपका मन है नेट बेसिस पे दिखाने का, तो कब हम लोग डिस्क्लोजर करेंगे, कब डिस्क्लोजर करेंगे, जब आपका लीगल एनफोर्सिएबल राइट है और आप नेट बेसिस पे दिखाने का आपका मन है। ठीक है, चलो देखो, deferred tax asset or liability should be disclosed under a separate heading in the balance sheet, separately from current asset or current liability. Deferred tax asset, net of deferred tax liability, if any, disclosed on the face of the balance sheet separately under the head investment, while deferred tax liability, net of deferred tax asset, disclosed in the face of the balance sheet separately after the unsecured loans. Breakup of deferred tax asset or liability in major components respective balance sheet should be disclosed in the notes to accounts. बोल रहा है कि अगर आप नेट ऑफ करके दिखाओगे, नेट ऑफ करके, हो सकता है लायबिलिटी को एसेट से माइनस करके, एसेट को लायबिलिटी से माइनस करके दिखाओगे, डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी, तो आप उसका ब्रेकअप नोट्स टू अकाउंट्स में दिखा देना, नोट्स टू अकाउंट्स में उसका ब्रेकअप कि इसमें से कितना एसेट और कितना लायबिलिटी है। Further, the nature of the evidence supporting the recognition of deferred tax asset should be disclosed if an enterprise has unabsorbed depreciation or carry forward losses. तो बोल रहे हैं कि यहां पर आपका नेचर ऑफ एविडेंस सपोर्टिंग द रिकॉग्निशन होना चाहिए, कौन से सिचुएशन में, जब आप अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन और ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस के केसेस को हैंडल कर रहे हो। तो चलो ट्रांजिशनल प्रोविजन देखते टैक्सेस ऑन इनकम का। तो फर्स्ट ओकेजन में टैक्सेस ऑन इनकम अकाउंट होता है इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड। द enterprise should recognize in the financial statement a deferred tax balance that has been accumulated prior to the adoption of the standard as deferred tax asset liability with corresponding credit charge revenue reserve subject to the consideration of prudence in case of deferred tax asset. The amount so credited charged to the revenue reserve should be same as that which would have result if the standard has been in the effect of the beginning. तो बोल रहा है कि भाई क्या करना है आपको, जैसे मान लो ट्रांजिशनल प्रोविजन, पहले आप कुछ और फॉलो कर रहे थे, अब आप इस एएस को अप्लाई करना चाहते हो। ट्रांजिशन मतलब क्या होता है, चेंज होना, ट्रांजिशन मतलब क्या होता है, चेंज होना। तो ट्रांजिशन प्रोविजन यही बोल रहा है कि अगर आप पहले कुछ और अप्लाई कर रहे थे, कोई और प्रोविजंस फॉलो कर रहे थे, और अब आप इस एएस के अंदर फॉल होना चाहते हो, अब आप इस एएस के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना चाहते हो, तब आपको क्या करना है। अब बड़ा सिंपल है, देखो, the deferred tax balance that has been accumulated prior to the adoption of this standard as deferred tax asset or liability with a corresponding credit or charge to the revenue reserve subject to the consideration of prudence in case of deferred tax asset। वही prudence तो लेना ही है deferred tax asset के केस में। prudence मतलब वही reasonably certain हो या virtually certain हो, ठीक है। तो amount so credit or charge to revenue reserve should be the same
as that which would have result in the standard has been result at the beginning। तो बोल रहा है कि आपको उसको मैच करा देना है as if कि आप शुरू से जब से आप ये चीजें कर रहे हो तब से आप ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे थे। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, सिंपल शब्दों में, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, ट्रांजिशन क्या करेंगे, एएस शुरू से फॉलो कर रहे हैं हम लोग, क्या करेंगे ट्रांजिशन प्रोविजन, एएस आता है बीच बीच में अपडेट होता रहता है। ठीक है, चलो तो तुम्हारा इंड एएस 12 और एएस 22 के बीच में क्या डिफरेंस है, ये देखो डिफरेंस बिटवीन है यहाँ पर, तो इंड एएस और एएस के बीच में बेस्ड ऑन बैलेंस शीट अप्रोच, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। तो ये वाला जो है वो बैलेंस शीट अप्रोच के बारे में बात करता है, वो वाला जबकि इनकम के बारे में बात करता है। ठीक है, रिकॉग्निशन इज डन बेस्ड ऑन डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी एंड देयर टैक्स बेसिस। तो ये कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट और लायबिलिटी और उनका जो टैक्स का बेसिस है उस बेसिस में बात करता है, जबकि ये डिफरेंस बिटवीन टैक्सेबल और अकाउंटिंग इनकम के बेसिस बात करता है। तो ये कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट लायबिलिटी, वो टैक्सेबल इनकम और अकाउंटिंग इनकम। ओके, अप्लाइज टू टू डिफरेंट applies to two types of difference, timing difference, permanent difference। जबकि ये वाला applies to two types of difference, taxable temporary difference और deductible temporary difference। The standard does not apply or address permanent differences। ये तो permanent differences को disrecognize कर चुका है। ठीक है, recognize ही नहीं करता है AS permanent difference को, Ind AS दोनों को करता है। Deductible temporary difference are recognized to the extent that future period are likely to provide the taxable earning। तो बोल रहा है यहां पर जो तुम्हारा डिडक्टेबल टेम्पररी अर्निंग्स होता है उसको हम लोग तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब आपके पास फ्यूचर पीरियड्स आर लाइकली टू प्रोवाइड टैक्सेबल अर्निंग। तो फ्यूचर पीरियड में जब टैक्सेबल अर्निंग आएगी तभी रिकॉग्नाइज करेंगे। डेफर्ड टैक्स आर रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन एंड टू द डिग्री दैट इज रीजनेबली सर्टेन टू रियलाइजेशन। जबकि वहां पर वो बोलता है हम डेफर्ड टैक्स एसेट तभी लिखेंगे जब रीजनेबली सर्टेनिटी हो। नो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल सर्टेनिटी यहाँ पर है अनएब्सॉर्ब्ड और ब्रॉट फॉरवर्ड के केसेस में। करंट और डेफर्ड टैक्स रिकॉग्नाइज होगा इनकम स्टेटमेंट में एक्सेप्ट फॉर टैक्स अराइज फ्रॉम ट्रांजैक्शन डन इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और डायरेक्टली इन इक्विटी, नो स्पेसिफिक गाइडलाइन। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा स्कोप के ऊपर बात करता है, करंट और डेफर्ड टैक्स को छोड़ के, है ना, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम्स को भी कवर करता है, जबकि यहाँ पर ऐसा कोई कवरेज नहीं है। डिस्पैरिटी बिटवीन कैरिंग द अमाउंट ऑफ एन रिवैल्यूड एसेट एंड इट्स टैक्स बेसिस डिल्ट विद। तो भाई अगर तुम किसी एसेट की कैरिंग अमाउंट, अब क्योंकि ये कैरिंग अमाउंट के बेसिस पे बात करता है, एसेट और लायबिलिटी में अगर कोई रीवैल्यूएशन है तो उस बेसिस पे कैसे डील करोगे इसके बारे में बात करते हैं, जबकि यहाँ पर कैरिंग अमाउंट ऑफ रीवैल्यूड एसेट और टैक्स बेसिस जो है वो कवर्ड ही नहीं है इस एएस के अंदर। ठीक है, नो स्पेसिफिक गाइडेंस प्रोवाइडेड रिगार्डिंग मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, मैट के ऊपर कोई यहाँ पर वो नहीं है, बातें नहीं है। और यहाँ पर स्पेसिफिक गाइडेंस प्रोवाइड की गई है रिगार्डिंग मैट। नो स्पेसिफिक गाइडेंस प्रोवाइडेड ऑन डेफर्ड टैक्स फॉर हॉलीडे सिचुएशन और कैपिटल गेन, जबकि यहाँ पर हॉलीडे के ऊपर बात की गई है। अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास 3 इलस्ट्रेशन होंगे, 13, 14, 15 नंबर इलस्ट्रेशन, वो आपको देखने। ओके, चलो चलो चलो, एक्सक्यूज मी। चलो खैर, फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, रामा लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। डेप्रीशिएशन एज पर अकाउंटिंग दिया हुआ है यहाँ पर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और एज पर इनकम टैक्स एक्ट दिया हुआ है। अनअमोर्टाइज्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एज पर रिकॉर्ड आपको दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर तुम लोगों को डेप्रीशिएशन दिया हुआ है एज पर अकाउंट्स, डेप्रीशिएशन दिया हुआ है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, और अनअमोर्टाइज्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब पता है ना क्या होता है? हाँ भैया, वो खर्चा जो बिजनेस चालू करने के पहले हुआ रहता है, पर हम बिजनेस चालू होने के बाद उस खर्चे को अपने पास बुला लेते हैं, वो खर्चे को हम लोग बोलते हैं प्री एक्सपेंसेस। बोलो हाँ, अरे बोलो ना हाँ। यस, ओके। देयर इज एन एडिक्वेट एविडेंस ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट सफिशिएंसी। फटाफट से बताओ।
क्या उसने बोल दिया कि हम लोग सर्टेन हैं कि हम फ्यूचर में पैसा कमाएंगे? फटाफट से बताओ। क्वेश्चन ने क्या एक एजम्पशन डाल दी कि हाँ एडिक्वेट एविडेंस है कि आप फ्यूचर में प्रॉफिट कमाओगे, है ना? आप फ्यूचर में प्रॉफिट कमाओगे, एडिक्वेट है। ओके, तो हम लोग इसका मतलब डीटीए बना सकते हैं क्या? मेरे को ये बताओ, इसका मतलब हम लोग डीटीए बना सकते हैं? हाँ बना सकते हो। हाउ मच डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करोगे इन द ट्रांजिशन एडजस्टमेंट टैक्स रेट 50% है। चलो पहले मेरे को एक बात बताओ, इनकम टैक्स में हमने 5 लाख का डेप्रीशिएशन मारा, 5 लाख का डेप्रीशिएशन मारा मतलब प्रॉफिट कम दिखा, प्रॉफिट कम दिखा मतलब टैक्स कम बना होगा। फटाफट से बताओ, प्रॉफिट कम दिखा मतलब टैक्स कम बना होगा। सारे बच्चे बताओ, इनकम टैक्स में मैंने 5 लाख का डेप्रीशिएशन डाला है, तो 5 लाख ज्यादा डेप्रीशिएशन डालो मतलब कम प्रॉफिट, कम प्रॉफिट मतलब कम टैक्स, कम टैक्स। हाँ, आइडियली 2 लाख रुपए का डेप्रीशिएशन डलता एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग 2 लाख का डेप्रीशिएशन होना चाहिए था। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इनकम टैक्स एक्ट, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो प्रॉफिट ज्यादा दिखा रहा है, इनकम टैक्स एक्ट प्रॉफिट कम दिखा रहा है। तो मेरे को एक बात बताओ, इनकम टैक्स एक्ट प्रॉफिट कम दिखा रहा है, तो इसका मतलब फ्यूचर में भुगतान भरना पड़ेगा, इसका मतलब फ्यूचर में भुगतान भरना पड़ेगा। आज प्रॉफिट कम दिखा है तो फ्यूचर में ज्यादा दिखेगा, आज प्रॉफिट कम दिखा है मतलब फ्यूचर में प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। आज मजे उठाए हो, कल सजा उठाना पड़ेगा, आज मजे उठाओ कल सजा उठाना पड़ेगा, सजा उठाना पड़ेगा मतलब सिंपल है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। आज ज्यादा डेप्रिसिएशन दिखा के, कम प्रॉफिट दिखा के मजे उठा लिए, हाँ। अब कल को जाके जब तुम्हारा डब्ल्यूडीवी एकदम कम हो जाएगा, डेप्रिसिएशन एकदम कम हो जाएगा, ज्यादा प्रॉफिट आएगा, कल को जाके टैक्स ज्यादा पटाना पड़ेगा, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी। यहां पर क्या बनेगी? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी। कितने की बनेगी? फटाफट से बताओ, कितने का डिफरेंस है दोनों में? कितने का टाइमिंग डिफरेंस है बताओ, दोनों में कितने का टाइमिंग डिफरेंस है? आज किसी का डेप्रिसिएशन ज्यादा है, कल किसी का ज्यादा होगा। 3 लाख, 3 लाख का ज्यादा है, टैक्स रेट 50% है, हमने क्वेश्चन में पढ़ा, ये देखो टैक्स रेट 50% है, यानी कि 1.5 लाख रुपए का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हमें बना लेना चाहिए। बोलो हाँ, अरे बोलो ना हाँ, यानी कि हमको 1.5 लाख रुपए का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बना लेना चाहिए, 1.5 लाख रुपए का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बना लेना चाहिए। आज हमने मजे उठाए हैं, कल हमको सजा भुगतना पड़ेगा, आज हमने मजे उठाए हैं, कल हमको सजा भुगतना पड़ेगा। अब बात करते हैं अनअमोर्टाइज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एज पर टैक्स रिकॉर्ड्स। तो इनकम टैक्स ने हमको 30,000 रुपए का अनअमोर्टाइज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अलाउ कर दिया, इनकम टैक्स ने हमको 30,000 रुपीज का अनअमोर्टाइज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अलाउ कर दिया, पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने नहीं अलाउ किया। सुन रहे हो मेरी बात? इनकम टैक्स ने अनअमोर्टाइज रखा है, ठीक है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग समझे नहीं, तुम लोग समझे नहीं। इनकम टैक्स ने अनअमोर्टाइज रखा है, अनअमोर्टाइज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, मतलब अभी इनकम टैक्स में अमोर्टाइज करना बाकी है, इनकम टैक्स में अनअमोर्टाइज करना बाकी है, इसका मतलब अकाउंट्स में हो चुका होगा। अनअमोर्टाइज है एज पर इनकम टैक्स, हेलो, अनअमोर्टाइज है एक्स पर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अभी अनअमोर्टाइज है, अभी अमोर्टाइज करना बाकी है, डिसअलाउ कर दिया है, डिसअलाउ कर दिया है, अभी के लिए डिसअलाउ कर दिया है, हो सकता है फ्यूचर में माइनस करेंगे। तो सोच के देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो माइनस हो चुका होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में माइनस हो चुका होगा, इनकम टैक्स में अभी अनअमोर्टाइज है, अभी माइनस होना बाकी है, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अभी माइनस होना बाकी है, यानी 30,000 रुपीज का कल को जाके इनकम टैक्स में माइनस करूंगा, हेलो, 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 कल को जाके इस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को मैं अमोर्टाइज करूंगा इनकम टैक्स में, अभी अनअमोर्टाइज है, अभी अनअमोर्टाइज है, पर कल जाके इनकम टैक्स में मैं इस खर्चे को अमोर्टाइज करूंगा, और जब मैं इस खर्चे को अमोर्टाइज करूंगा, मेरी इनकम 30,000 से गिरेगी, 30,000 से इनकम गिरेगी, तो मेरा मेरा क्या होगा? प्रॉफिट कम आएगा, प्रॉफिट कम आएगा तो टैक्स कम आएगा, कितना? 50%, इसका 50%, 50% मतलब 15,000 रुपए का मेरा बनेगा डेफर्ड टैक्स एसेट, एसेट कभी भी मेरा फायदा होगा, मेरा फायदा होगा, मेरा प्रॉफिट कम होगा, उससे फायदा होगा, एसेट बनेगा। मेरा प्रॉफिट आज कम हो गया, कल ज्यादा दिखेगा, मेरा नुकसान होगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो ऐसे तुमको रिकॉग्नाइज करना है कि डेफर्ड टैक्स एसेट बनाओगे या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाओगे। बोलो आती क्या बात समझ में? बोलो बोलो।
डेफर्ड टैक्स एसेट बनाओगे या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाओगे। तो ये देखो डेप्रीशिएशन के चक्कर में आज ज्यादा डेप्रीशिएशन माइनस हो गया, ठीक है, आज ज्यादा डेप्रीशिएशन माइनस हो गया, कल को कम डेप्रीशिएशन माइनस होगा, तो मेरे को डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाना पड़ेगा। और यहाँ डेफर्ड टैक्स एसेट, थोड़ा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, तो कोई डाउट ही नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके भैया, व्हाट अबाउट वुमेन? इट इंक्लूड बोथ। जनरल क्लॉजेज एक्ट, जनरल क्लॉजेज एक्ट के अकॉर्डिंग जब मैं ही बोल रहा हूँ इसका मतलब वहां शी भी इंक्लूडेड है, जब मैं हिम बोल रहा हूँ इसका मतलब वहां हर भी इंक्लूडेड है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ए लिमिटेड फॉर द ईयर 31 मार्च टू x1 कैलकुलेट करो डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी एस 22 के अकॉर्डिंग अमाउंट टू बी डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। अकाउंटिंग प्रॉफिट दिया है, मैट मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट, टैक्स रेट और मैट रेट दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ओके चलो देखो, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स का मतलब ये होता है कि कभी आप अपना जब इनकम टैक्स निकाल रहे हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपका जो टैक्स है कुछ ज्यादा ही एक्सेप्शनली ग्रेटली एकदम खतरनाक कम आ रहा है और इतना कम वो आना नहीं चाहिए, तो एक अल्टरनेटिव तरीका बताते हैं टैक्स रेट निकालने का, और वो एक स्लैब होती है मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स की, कम से कम इतना तो आना ही चाहिए। अब वो आप डिटेल में पढ़ोगे फाइनल में, अभी तो इंटर में नहीं है, तो आपको इतना तो टैक्स देना ही पड़ेगा कम से कम, वो होता है मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। तो उसका एक प्रोविजन है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन करके मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। उदय को चलो भाई पता है, ओके बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने मैथ पढ़ लिया उन लोगों को तो पता है, तो बहुत अच्छी बात है। चलो अकाउंटिंग प्रॉफिट देखो 6 लाख रुपए का है, 20% टैक्स रेट है, तुम लोग को बताना है डीटीए डीटीएल कितना क्रिएट होगा। चलो बताओ, बताओ जी बताओ। बनेगा तो बताओ, नहीं तो मैं बता देता हूँ। बनेगा तो बताओ, नहीं तो मैं बता देता हूँ। अकाउंटिंग प्रॉफिट के अकॉर्डिंग तुम्हारा टैक्स कितना बनेगा? 1,20,000 रुपए। मैट के अकॉर्डिंग तुम्हारा टैक्स कितना बनेगा? 26,250 रुपीज। और इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट बनेगा? 6 2 12, 12,000 रुपए। बताओ, इनकम टैक्स एक्ट तो 12,000 बोल रहा है, पर मैट बोल रहा है 26,250। कितना एक्सेस पे करना है मेरे को टैक्स? कितना एक्सेस टैक्स मेरे को पे करना है बताओ ना? 14,250 पे करना है। ओके, रितेश ने ऑलरेडी बता दिया था। 14,250 रुपए मेरे को एक्सेस टैक्स पे करना पड़ रहा है ओवर करेंट टैक्स बिकॉज ऑफ मैट। बिकॉज ऑफ मैट, ये मेरा मैट है और ये मेरा करंट टैक्स है, ये मेरा करंट टैक्स है। अरे बोलो ना। हेलो हेलो, समझ में आया कि नहीं क्या बोला मैं? समझ में आया कि नहीं क्या बोला मैं? हम लोग को बताना है पीएनएल में कितना टैक्स डाले, हम लोग को बताना है पीएनएल में कितना टैक्स डाले, पीएनएल में कितना, पीएनएल में कितना, पीएनएल में कितना। तो पीएनएल में क्या आता है? टैक्स एक्सपेंस आता है। पीएनएल में क्या आता है? टैक्स एक्सपेंस आता है। टैक्स एक्सपेंस का मतलब होता है करंट टैक्स प्लस प्लस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी माइनस डेफर्ड टैक्स एसेट, दोनों में से कुछ भी हो, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो, ठीक है। हाँ हाँ, डिटेल अभी बनाऊंगा ना मैं, रुको ना। तो करंट टैक्स पहले मेरे को बताना था, तो करंट टैक्स मेरा 12,000 आ रहा है, लेकिन करंट टैक्स मेरा मैट से कम आ रहा है, तो मेरे को पे तो मैट करना पड़ेगा। बेसिक प्रोविजन में तुम लोग को समझा रहा हूं जिसको नहीं पता है, कि अगर तुम्हारा टैक्स एक लिमिट के कम आ रहा है, एक लिमिट से कम आ रहा है, एक लिमिट से कम आ रहा है, तो तुमको मैट पे करना पड़ेगा। मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स इतना तो पे करना ही पड़ेगा, पता है कि नहीं पता है बताओ ना? मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स मतलब अगर करंट टैक्स मैट से कम आ रहा है तो मैट तो पे करना ही पड़ेगा, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स इतना तो पे करना ही पड़ेगा। तो मेरे को एक बात बताओ, करंट टैक्स में तुम 12,000 लोगे कि 26,250 लोगे? कितना पे करना है तुमको? 12 पे करना है कि 26,250 पे करना है? 12 पे करना है कि 26,250 पे करना है? 26,250 पे करना है।
तो सीटी में तो हम वैसे ले सकते हैं, लेकिन अभी मैं तुम लोग को प्रेजेंटेशन बताऊंगा, प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है। लेना तो 26,250 है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो अभी मैं तुम लोग को समझाऊंगा। इसके बाद अब एक चीज गायब है, या तो डायरेक्ट टैक्स लायबिलिटी, या तो सॉरी, या तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, या तो डेफर्ड टैक्स एसेट। क्वेश्चन में साक्षात दिख रहा है कि इनकम टैक्स में आज प्रॉफिट कम आ रहा है, मतलब कल को ज्यादा आएगा। इनकम टैक्स में आज प्रॉफिट कम है, मतलब आज ज्यादा खर्चे माइनस क्यों, मतलब कल ज्यादा आएगा, मतलब पक्का क्वेश्चन में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनने वाली है। और वो तो कैलकुलेशन के थ्रू भी मैं तुम लोग को दिखा सकता हूँ। ठीक है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कोई मेरे को बता सकता है कितने की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी वैसे, मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मेरे को जानना है। कितनी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी तुम्हारे हिसाब से बनेगी? टैक्स एक्सपेंस इज इक्वल टू करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। टैक्स एक्सपेंस मेरा 1,20,000 का है एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1,20,000 का है। करंट टैक्स जो है वो है 12,000, 12,000। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मेरी आ जाएगी 1,08,000 रुपए, 1,08,000 रुपए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 1,08,000। भाई इक्वेशन यूज करना है नॉर्मल, नॉर्मल इक्वेशन यूज करना है, टेक्निकल मत सोचो। 1,08,000 रुपए आ रही है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो मेरा करंट टैक्स कितना है? 12,000। करंट टैक्स कितना है? 12,000। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितनी की है? 1,08,000। और डीटीए तो है नहीं, लेकिन मेरे को करंट टैक्स मेरे को बताना है पीएनएल में कितना डालू। पीएनएल में क्या डालते हैं हम लोग? पीएनएल में टोटल टैक्स का खर्चा, टोटल टैक्स का खर्चा। तो 12,000 तो मेरा करंट टैक्स है, पर मेरे को पे कितना करना है? मेरे को पे तो मैट करना है। तो मैट और करंट टैक्स के बीच में जो डिफरेंस है, ये मेरा एडिशनल टैक्स टैक्स एक्सपेंस हो गया। ये मेरा एडिशनल टैक्स बिकॉज ऑफ मैट। मैट के वजह से इतना टैक्स मेरा एडिशनल हो गया, एडिशनल हो गया। करंट टैक्स मेरा 12,000 है, पर मैट के कारण मेरा एडिशनल टैक्स हो गया 14,250 का। पीएनएल में मेरे को टोटल टैक्स डालना होता है, टोटल टैक्स एक्सपेंस। तो मैं यहां पर 14,250 और ऐड करूंगा, तो ये हो गया 12,000 प्लस 1,08,000 प्लस 14,250। तो मेरा ये आ गया पीएनएल में जाने वाला आइटम 134,250। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 12,000 प्लस 14,250 मेरा मैट ही है, दोनों मिला के मेरा मैट ही है, पर प्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है, पर प्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है, तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कैसे निकाला? टैक्स एक्सपेंस जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग 1,20,000 आ रहा था, इसमें इज इक्वल टू करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो करंट टैक्स मेरा 12,000 आ रहा था, 12,000 आ रहा था। मैट नहीं लेना है इसमें, नॉर्मली हमको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हमारी बुक्स में कितनी लिखनी वो निकालना है। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मेरी 1,08,000 की आएगी। 1,34,250 अमाउंट मेरा पीएनएल में जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मस्ट प्रैक्टिस करने हैं घर जाके। ठीक है, मस्ट प्रैक्टिस करने हैं घर जाके। ये देखो यहाँ पर प्रेजेंटेशन अच्छे से दी हुई है, 134,250 आएगा आंसर। ओके, एक और क्वेश्चन है देखो। PQR Limited accounting year end on 31st March, the company made a loss of 2 lakh रुपए for the year end 31st March X1, for the year end 31st March X2 and X3 made a profit of 1 lakh 1,20,000। assume कर रहे हैं loss of a year can be carry forward for 8 year और tax rate 40% है। end of X1 को company feel कर रही there will be sufficient taxable income in the future against carry forward losses can be set off। there is no difference between taxable income and accounting income except to carry forward loss on this prepare करो statement of P&L। बताओ इससे लड्डू क्वेश्चन क्या हो सकता है? बोल रहा है कि हम लोग एक साल में लॉस कमाए, X1 में, X2 X3 में प्रॉफिट कमाए, कोई भी डिफरेंस हम लोगों के इनकम टैक्स और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं होता एक्सेप्ट ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस। रीजनेबल सेंटिटी है, बोल रहा है कि आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बताओ X1 X2 X3 का। तो ये देखो X1 में लॉस हुआ, ओके, टैक्स रेट 40% है, तो 40% के हिसाब से 80,000 रुपए का अमाउंट आया, और 1,20,000 रुपए तुम्हारा क्या हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स इफेक्ट। तो बेसिकली इट्स अ लॉस, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। फिर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ यहाँ पर, हाँ जी, ये देखो 2 लाख रुपए का लॉस, 40% टैक्स रेट, 1 लाख रुपए, 1,20,000 रुपए। क्लियर है? तीनों साल को देख लो ध्यान से।
14,250 डीटीएल नहीं है, नहीं वो डीटीएल नहीं था, वो तो मैट और करंट टैक्स के बीच में डिफरेंस, मैट और करंट टैक्स के बीच में डिफरेंस था, वो डीटीएल नहीं था। तो हम लोग जो टोटल टैक्स लायबिलिटी हमारी बन के आती है ना, टोटल टैक्स लायबिलिटी जो हमारी बन के आती है उस पे हम डीटीएल को प्लस करते हैं। पर टोटल टैक्स लायबिलिटी के अंदर इस बार 2 कंपोनेंट हो गए थे बिकॉज ऑफ मैट एप्लीकेशन। तो मैट एप्लीकेशन हुआ तो इस वजह से हम लोगों का जो टैक्स है वो 12,000 से बढ़ के मैट तक चला गया। ठीक है, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स तक। इसको देख लो, इस पर कोई डाउट है? लड्डू में कोई डाउट है तो पूछो, बताओ। दो लाख 80,000 नहीं होना चाहिए, टैक्स तो एक्सपेंस है ना, लॉस में रितेश डीटीए ये डेफर्ड टैक्स बनाया हम लोग, डेफर्ड टैक्स बनाया हम लोग 80,000 रुपए का। अब इसको आगे आने वाले सालों में हम सेट ऑफ करेंगे। 2 लाख रुपए का 40% इतना टैक्स बनना चाहिए था, लॉस हो गया, लॉस हो गया, तो इसने इतना हमने डेफर्ड कर दिया। अब हमारा करंट टैक्स माइनस में है, करंट टैक्स हमारा माइनस में है। अच्छा ये ध्यान में रखना, हाँ रितेश इसलिए डाउट हुआ होगा, करंट टैक्स माइनस में, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। और डेफर्ड बनाएंगे ना हम लोग, डेफर्ड बनाएंगे ना, क्यों? क्योंकि रीजनेबल सर्टेनिटी के आगे पैसा कमाने वाले, रीजनेबल सर्टेनिटी के आगे पैसा कमाने वाले, इसलिए डेफर्ड बनाएंगे। तो हमने डेफर्ड बनाया, 2 लाख नेगेटिव था, 80,000 पॉजिटिव हो गया। तो पीएनएल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, पीएनएल के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, पर करंट टैक्स अगर नेगेटिव हुआ तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना। करंट टैक्स मेरा नेगेटिव हो गया, करंट टैक्स मेरा नेगेटिव हो गया, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। क्लियर है? माइनस प्लस माइनस हो गया। और किसी को कोई डाउट है तो पूछो इसमें। फिर 1 लाख रुपए का फायदा हुआ। अब हम लोगों ने कैरी फॉरवर्ड करके रखा है 1 लाख रुपए का 40% टैक्स इफेक्ट 40,000 का हमने कंसिडर कर लिया है। देखो 60,000 आ गया यहाँ पर बचा हुआ। फिर 1,20,000 था। अब करंट टैक्स का 40%, यहाँ पर हमने फिर से टैक्स इफेक्ट लिया, 1 लाख रुपए का 40%, 72,000 आ गया। खत्म कहानी। बताओ, ये एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, तुम लोग ट्राई कर सकते हो इसको, होमवर्क में लिख लो। ये डेप्रीशिएशन वाला थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये आपको बताना है कि टाइमिंग डिफरेंस है, परमानेंट डिफरेंस है। होमवर्क ये अभी जो लास्ट वाला क्वेश्चन बोला वैसा वाला क्वेश्चन है। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, और ये वो प्रीलिमिनरी वाला क्वेश्चन किए थे वैसे वो वाला क्वेश्चन है, वो वाला क्वेश्चन है। तो ये भी होमवर्क, ठीक है। तो ये 3-4 क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में दिए ये तुम लोग करके आना, ठीक है। हम ये क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस कर लेंगे। ओके, अभी तुम लोगों को कहीं पर ऐसा भी लग रहा होगा कि अभी डाउट नहीं आ पा रहा है, पर हो सकता है कल डाउट आए, तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन बस होमवर्क। ओके चलो, यस बच्चा पार्टी। तो AS22 के जो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे वो एक बार हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कौन सा क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था? आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में दिया था, राइट? ठीक है उदय, मैं व्हाट्सएप चेक कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने होमवर्क में दिया था। मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक सबको बन गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक सबको बन गया होगा। एम आई राइट? डन? यस? ओके, आई थिंक ये हम लोग कल डिस्कस ही कर लिए थे मेरे ख्याल से। ये तो कल डिस्कस हो गया था। इस पे रितेश, इस पे तो डाउट नहीं है ना? रितेश बोला था मुझे कुछ डिस्कस करना है। चलो, एक हमने 4th नंबर क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओमेगा लिमिटेड वर्किंग ऑन अ डिफरेंट प्रोजेक्ट व्हिच इज लाइकली टू बी कंप्लीटेड विद इन 3 इयर्स। तो ओमेगा लिमिटेड जो है वो डिफरेंट, दूंगा तनिष्का, मैं रिप्लाई कर दूंगा, टेंशन मत लो।
ओमेगा लिमिटेड जो है वो वर्क कर रही है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में विच आर लाइकली टू बी कंप्लीटेड विद इन 3 years. It recognize revenue from these contracts on a percent completion method for financial statement during 0x x0 x1 x1 x2 and x2 x3. 11 लाख 16 लाख और 21 लाख रिस्पेक्टिवली. हाउएवर फॉर इनकम टैक्स पर्पस वो अडॉप्ट कर रहे हैं कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड जिसके अंदर उनका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ ये फॉर द 3 years फॉर दिस. इनकम टैक्स का रेट 35% है. बोल रहा है डेफर्ड टैक्स या लायबिलिटी जो भी बन रही है वो हमें बताओ. ठीक है, तो देखो हम लोग को सिर्फ दो चीज पे फोकस करना है. पहला ये कि ये हमारा प्रॉफिट है एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और ये हम लोगों का प्रॉफिट है एज पर इनकम टैक्स एक्ट. तो अब देखो दोनों प्रॉफिट का टोटल लगाओ एक बार दोनों प्रॉफिट्स का टोटल लगाओ. 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था. फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग मेरा ये 3 साल का प्रॉफिट आ रहा है, जबकि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग ये 3 साल का प्रॉफिट. मेरे को एक बार तीनों का टोटल बताओगे कितना आ रहा है? तीनों का टोटल बताओगे? 21, 31, 37, 38, 48 आ रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का. 48 लाख. ये हो जाएगा 8, 9, 10, 11 सॉरी 9, 10 और फिर उधर 5, 25, 35, 45, 48. ये भी 48. फटाफट से बताओ क्या दोनों का टोटल 48 लाख आ रहा है? मेरे को सारे सारे प्यारे प्यारे लड्डू लड्डू बच्चे बताओ, सारे सारे प्यारे प्यारे लड्डू लड्डू बच्चे बताओ कि क्या दोनों का टोटल 48 लाख आ रहा है? फटाफट से बताओ. यस, रितेश बोल रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्लियर नहीं हुआ है. ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 3 रितेश मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा पक्का पक्का. ओके, सो 48 लाख. तो आपको एक बात समझ में आई कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग कुछ इनकम पहले साल रिकॉग्नाइज कर रहा है, इनकम टैक्स एक्ट पहले साल नहीं कर रहा है. हो सकता है दूसरे साल करे, हो सकता है तीसरे साल करे. बात इतनी समझ में आ गई है कि दोनों भी केस में टोटल इनकम तो 48 लाख ही आने वाली है. टोटल इनकम तो 48 लाख ही होने वाली है. कभी इनकम टैक्स ज्यादा दिखाएगा, कभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ज्यादा दिखाएगा. यस, तो अब हमको रिकॉग्नाइज करना है कि कौन से इसके अकॉर्डिंग कौन से साल में हमारा डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी बनेगा अगर हमारा इनकम टैक्स का रेट 35% है. मतलब इनकम पे 35% का रेट यहाँ पर लग रहा है. ओके, तो चलो देखो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट या फिर लायबिलिटी इन केस ऑफ ओमेगा लिमिटेड. तो देखो फर्स्ट ईयर में हमारा अकाउंटिंग इनकम जो है 11 लाख है, लेकिन जीतता कौन है हमेशा? जीतता भैया हमेशा इनकम टैक्स एक्ट है. तो इनकम टैक्स एक्ट हमेशा वॉन द रेस. तो देखो टैक्सेबल इनकम जो 7 लाख की है, मानते तो हम वही इनकम है कि 7 लाख रुपए. तो अब मेरे को एक बात बताओ, पहले साल हमारी इनकम कम आ रही है. कितने से कम आ रही है? अकाउंटिंग प्रॉफिट बोल रहा था 11 लाख, इनकम टैक्स एक्ट बोल रहा है 7 लाख. तो हमारी 4 लाख से इनकम पहले साल कम आ रही है. मतलब इनकम टैक्स एक्ट में हमने 7 लाख दिखाई है, एक्चुअल इनकम हमारे अकॉर्डिंग 11 लाख थी. तो कम आई है. फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ. 4 लाख से इनकम कम आई है, बोलो बच्चों बोलो. ठीक है, 4 लाख से हमारी इनकम कम आई है. अब सोच के देखो अगर इनकम कम आई है तो टैक्स कम देना पड़ेगा. बोलो हाँ. इनकम कम आई है तो टैक्स कम देना पड़ेगा ना. इनकम कम आई है तो टैक्स कम देना पड़ेगा. कम टैक्स देना पड़ेगा मतलब फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा. आज कम मतलब फ्यूचर में ज्यादा, आज ज्यादा मतलब फ्यूचर में कम. सोचना अपने को ऐसे, हमको ऐसे सोचना है कि अगर आज कम टैक्स दे रहा हूं मतलब फ्यूचर में ज्यादा देना पड़ेगा रिवर्सल के कारण. फ्यूचर में ज्यादा देना पड़ेगा रिवर्सल के कारण. अगर आज ज्यादा दे रहा हूं तो फ्यूचर में कम देना पड़ेगा रिवर्सल के कारण. सोचने का तरीका समझो. ओके, तो 4 लाख का जो डिफरेंस है इसका 35% निकालोगे तो 1,40,000 आएगा मेरे ख्याल से. चेक कर लेते हैं. 4 लाख का 35%, यस 1,40,000 आएगा. तो 1,40,000 रुपए का मेरा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो गया. फटाफट से बताओ, 1,40,000 रुपए का मेरा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी. आज मैंने कम इनकम दिखाई है तो आज कम टैक्स देना पड़ा. इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में अब मेरे को ये जो कम इनकम दिखाया हो ना, ये फ्यूचर में कभी ना कभी रिवर्स होगी. ये कभी ना कभी रिवर्स होगी. कैसे पता? अरे भाई दोनों इनकम फ्यूचर में जाके 48 लाख हो जाने वाली है. दोनों भी इनकम इन टोटल 48 लाख होने वाली है. तो आज जो मैंने कम इनकम दिखा के कारनामा किया है ना, फ्यूचर में जाके रिवर्स करना पड़ेगा. तो रिवर्सल के कारण ये मेरी लायबिलिटी फ्यूचर में क्रिएट होगी. मैंने आज ही लिख दी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 1,40,000. सेकंड ईयर में है, सेकंड ईयर में अकाउंटिंग प्रॉफिट 16 लाख है, इनकम टैक्स 18 लाख है. तो इधर 2 लाख रुपए का मैंने ज्यादा इनकम दिखाई. हेलो, 2 लाख रुपए का मैंने ज्यादा इनकम दिखाई इनकम टैक्स एक्ट में. तो 2 लाख रुपए का ज्यादा इनकम दिखाया हूं तो टाइमिंग डिफरेंस आ रहा है 2 लाख रुपए नेगेटिव. 2 लाख रुपए नेगेटिव. अकाउंटिंग माइनस टैक्सेबल, अकाउंटिंग माइनस टैक्सेबल. इसका मतलब ये क्या बनेगा? डीटीए बनेगा. बोलो हाँ, बोलो ना हाँ. अगर मैं ज्यादा इनकम दिखा रहा हूं मतलब ज्यादा टैक्स पे करूंगा. ज्यादा इनकम दिखा रहा हूं मतलब ज्यादा टैक्स पे करूंगा. ज्यादा टैक्स पे करूंगा मतलब प्रीपेड हो गया ये. अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो. पहले वाले में हो गया आउटस्टैंडिंग. क्यों आउटस्टैंडिंग हो गया? कम इनकम दिखाया, इनकम कम दिखाया. कम इनकम दिखाने के कारण टैक्स
कम बना, कम टैक्स बना, तो उससे क्या क्या टैक्स नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा फ्यूचर में रिवर्सल होने के कारण। फ्यूचर में रिवर्सल होने के कारण टैक्स तो देना पड़ेगा। तो ये मेरी बन गई लायबिलिटी। अब इस साल मैंने ज्यादा प्रॉफिट दिखाया, इस साल मैंने ज्यादा प्रॉफिट दिखाया, तो ये बन जाएगा मेरा एसेट। ज्यादा प्रॉफिट दिखाया तो ज्यादा टैक्स आया, ज्यादा टैक्स आया मतलब ज्यादा टैक्स पटाया, तो ये मेरा एसेट बन गया, एसेट बन गया। प्रीपेड की तरह सोचो। तो 2 लाख का 35%, 2 लाख का 35% कितना हो जाएगा? 2 लाख का 35% हो जाएगा 70,000 रुपए। 70,000 रुपए मेरा बन गया DTA। 70,000 मेरा क्या बन गया? DTA बन गया, डेफर्ड टैक्स एसेट। इसलिए वो नेगेटिव में लिखा है क्योंकि वो एसेट है। उसने नेगेटिव में क्यों लिखा है? यहाँ पर प्रेजेंटेशन में तुम DTA लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुमको नेगेटिव नहीं लिखना लिख लो, पॉजिटिव लिख लो, DTA बता देना कि DTA है। अब मेरे को बताओ, क्या मेरे पास बैलेंस शीट में, क्या मेरे पास बैलेंस शीट में ऑलरेडी कुछ DTA या DTL चल रहा था क्या? सेकेंड ईयर में पूछ रहा हूं बच्चों, बताओ ना। सेकेंड ईयर में क्या मेरी बैलेंस शीट में ऑलरेडी कोई DTA या DTL था? हाँ, कितने का था हमारे पास भैया? DTL था 1,40,000 का। सारे बच्चे बोलेंगे हमारे पास भैया बैलेंस था, क्या था? बैलेंस था 1,40,000 का DTL। अब सोचो, हमारे पास 1,40,000 का DTL था, हमारे पास 1,40,000 का DTL था। इस साल 70,000 का DTA बना, इस साल 70,000 का DTA बना। दोनों को सेट ऑफ करूंगा तो कौन जीतेगा बताओ? 1,40,000 का DTL और 70,000 का DTA, दोनों को सेट ऑफ करूंगा तो कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? DTL। वेरी गुड भैया, DTA बच जाएगा, DTA बच जाएगा 70,000 रुपए। आपके पास भैया DTL है 1,40,000 का, आप DTA बना दिए 70,000 का, तब आपके पास 70,000 का DTL और बच गया, 70,000 का DTL और बच गया। ये देखो वही यहां पर उन्होंने बैलेंस पे दिखा के रखा है। नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर आया मैं 3 साल का था, 21 लाख रुपए अकाउंटिंग प्रॉफिट है, पर इनकम टैक्स ने दिखाया 23 लाख। इसका मतलब फिर से ज्यादा टैक्स पटाया मैं, इसका मतलब फिर से ज्यादा इनकम दिखाया, ज्यादा टैक्स पटाया। कितना ज्यादा? 2 लाख रुपए। इसका 35% अगेन 70,000। तो ये देखो फिर से DTA बना 70,000। ये देखो फिर से DTA बना हमारा 70,000 रुपीज, 70,000 रुपीज का फिर से क्या बना? DTA बना। अब मेरे को सारे बच्चे बताएंगे, प्यारे प्यारे लड्डुओं, मेरे को ये बताओ, लास्ट ईयर में क्या मेरे पास कोई DTA DTL था? लास्ट ईयर के बिगनिंग में क्या मेरे पास बैलेंस में कोई DTA या DTL चल रहा था? फटाफट से बताओ। लास्ट ईयर के बिगनिंग में मेरे पास कोई DTA DTL था? हाँ था। कितना था? 70,000। बिगनिंग में पूछ रहा हूं जगदीश, बिगनिंग में, बिगनिंग में, एंड में नहीं। याद करो वो दिन खेलते थे हम संग। ये देखो बैलेंस था 70,000 का, 70,000 का बैलेंस था बिगनिंग में। बिगनिंग में 70,000 का मेरे पास DTL था, DTL था 70,000 का, 70,000 रुपीज का DTL एट द बिगनिंग। 70,000 का DTA बना, तो फिर से DTL था मेरे पास 70,000 का, मेरा DTA बना लास्ट ईयर में 70,000 का, दोनों सेट ऑफ हुआ, अल्टीमेटली जीरो हो गया। मेरे को एक बात बताओ, 3 साल में हमको दिखा बहुत सारे मूवमेंट में अकाउंटिंग प्रॉफिट और इनकम टैक्स वाला प्रॉफिट दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे, दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे। कोई बोल रहा था 11, कोई बोल रहा था 7, कोई बोल रहा था 16, कोई बोल रहा था 18, कोई बोल रहा था 21, कोई बोल रहा था 23। लास्ट में जब खत्म हुआ सब, जब बिजनेस बंद हुआ, 3 साल का बिजनेस था, 3 साल का बिजनेस बंद हुआ, दोनों जीरो पे पहुंच गए। दोनों के बीच का जो डिफरेंस था, दोनों के बीच का जो डिफरेंस था जीरो पे आ गया। बोलो हाँ, दोनों के बीच का डिफरेंस जीरो पे आ गया। यस, तो मैं यही बोल रहा हूं, यही होता है। दिस इज वाई वी आर लर्निंग दिस AS, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। क्यों? क्योंकि वही ये बताता है कि जो टाइमिंग डिफरेंस है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट परमानेंट डिफरेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम डिफरेंस। जो दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस होता है ना, उसके वजह से आज कुछ कम कुछ ज्यादा हो सकता है, तो वही कम ज्यादा को अपने को DTA या DTL बोलना है, DTA बोलना है, DTL। आज अगर ज्यादा टैक्स पटा दियो तो तुम्हारा प्रीपेड हो गया, समझ रहे हो? मेरे को बताओ, हम कोई भी खर्चा ज्यादा कर देते हैं तो उसको प्रीपेड बोलते हैं ना? सारे बच्चे बताओ, हम कोई भी खर्चा ज्यादा कर देते हैं तो उसको प्रीपेड बोलते हैं। तो जब भी हम ज्यादा टैक्स पटाएंगे हम DTA बोलेंगे, जब भी हम कम टैक्स पटाएंगे हम DTL बोलेंगे। ठीक है? व्हाट इफ DTA बच जाए एट वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, देन क्या करेंगे? अगर तुम्हारा डेफर्ड टैक्स एसेट बच जाता है, पहली बात तो रितेश बचेगा नहीं। क्यों नहीं बचेगा? उसका रीजन बता देता हूं। रीजन इसलिए क्योंकि हमको डेफर्ड टैक्स एसेट तब बनाना है, तब बनाना है जब सर्टेन हो कि हमारा रीजनेबल सर्टेन हो कि फ्यूचर में इनकम होगी। और अगर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन या बिजनेस लॉसेस का केस है, तब वर्चुअल सर्टेनिटी होनी चाहिए। वर्चुअल मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए कि हमको फ्यूचर में प्रॉफिट कमाने को मिलेगा, तभी हम DTA बनाते हैं। बट स्टिल अगर हमको थी सर्टेनिटी पर फिर भी बिकॉज ऑफ कुछ रीजन हमारा बिजनेस बंद हो रहा है, तो फिर राइट ऑफ हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है?
तो ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया? मेरे को फटाफट से बताओ। इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? इलस्ट्रेशन नंबर 4 सबको क्लियर है? यस, ओके। अब हम आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 में डाउट आ रहा था बच्चों को। इलस्ट्रेशन नंबर 3 एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में क्या हुआ था एक बार मैं फटाफट से याद कर लेता हूँ। कंपनी को लॉस हुआ था 2 लाख रुपए का, ठीक है। आने वाले 2 साल में 2 बार प्रॉफिट हुआ और हम लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, मतलब सर्टेनिटी है, 40% टैक्स रेट है। वही पूछ रहा है कि कैसे सेट ऑफ करोगे। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टैक्सेबल इनकम अकाउंटिंग इनकम, ओके। तो कोई डिफरेंस बिटवीन ये टैक्सेबल और अकाउंटिंग इनकम में एक्सेप्ट कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, तो ठीक है, बाकी सब हम लोग सेम करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, सुनो मेरी बात। जिसको डाउट था वो सुनेंगे, रितेश को डाउट था और किसी को भी डाउट होगा सुन लेना। पहले साल 2 लाख रुपए का लॉस हुआ। अब 2 लाख रुपए का लॉस हुआ, सारे बच्चे सुनना ध्यान से। 2 लाख रुपए का लॉस हुआ। लॉस होने का मतलब, लॉस होने का मतलब मैंने 2 लाख का टैक्स नहीं दिया, फटाफट से बताओ। 2 लाख रुपए का लॉस हुआ मतलब 2 लाख रुपए पे जो टैक्स दे सकता था मैंने नहीं दिया, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि सर्टेनिटी है, विथ अमाउंट आपको बता रहे हैं, विथ अमाउंट है आपको बता रहा है, सर्टेनिटी है कि आने वाले 2 साल आप 1 लाख और 1,20,000 का प्रॉफिट कमाने वाले हो। क्वेश्चन ने ऐसा कहा, तो ठीक है, हमने कंसिडर किया कि चलो बना देते हैं डेफर्ड, हम डेफर्ड बना देते हैं। तो हमने डेफर्ड बनाया, 2 लाख का 40% का हमने 80,000 रुपए का डेफर्ड बना लिया। अब ये हमने डेफर्ड बना लिया है, हाँ। अब ये अगले साल गया कैरी फॉरवर्ड होके, हमारा इस साल का फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया मेरा 1,20,000। पीएनएल इमेजिन करो, पीएनएल ये है तुम्हारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर हम उसमें टैक्स को एडजस्ट करते हैं, टैक्स को माइनस करते हैं। तो जब हम टैक्स को माइनस करते हैं तो टैक्स एक्सपेंस के अंदर 2 चीजें आती है। टैक्स एक्सपेंस के अंदर इन टोटल तुम्हारी 2 चीजें आती है। कौन सी 2 चीजें आती है? एक होता है तुम्हारा करंट टैक्स, जो हमारे केस में बना ही नहीं। क्यों नहीं बना करंट टैक्स? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, लॉस के केस में करंट टैक्स नहीं बनता है। और दूसरा होता है तुम्हारा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये 2 चीज हम लोग माइनस करते हुए चलते हैं यहाँ से। तो हमने बनाया, करंट टैक्स तो था नहीं, 80,000 का डेफर कर दिया है, 80,000 डेफर कर दिया है। तो ये देखो जो 80,000 का हमने डेफर किया है, हम उसको कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। तो 2 लाख और 80,000 पॉजिटिव है, तो इसलिए 1,20,000 तुम्हारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। टैक्स के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है करंट टैक्स जो इस साल का तुम्हारा टैक्स आ रहा है इनकम टैक्स रेट के अकॉर्डिंग, और एक होता है जो हम डेफर कर देते हैं, जो हम डेफर कर देते हैं। तो जो डेफर वाला पोर्शन है वो हमने लिया है, करंट टैक्स तो बना ही नहीं लॉस के कारण। सेकेंड ईयर में एंटर हुए, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 1 लाख रुपए का हमको यहां पर क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। अब ये सुनो मेरी बात, 1 लाख रुपए का जो तुमको प्रॉफिट हुआ है उस पे तुम्हारा 40% टैक्स कितना आएगा? उस पे तुम्हारा 40% टैक्स कितना आएगा? 40,000 आएगा? मेरे को बताना, मेरे को फटाफट से बताओ, 40,000 आएगा? बोलो हाँ या नहीं। यस, 40,000 आएगा। तो ये जो 40,000 आएगा, तुम्हारे पास ऑलरेडी 80,000 रुपए एडजस्टेबल डेफर्ड पड़ा हुआ है। तुम्हारे पास 80,000 रुपीज ऑलरेडी एडजस्टेबल डेफर पड़ा हुआ है, एडजस्टेबल डेफर पड़ा हुआ है। बोलो आ रही बात समझ में? अरे बोलो बोलो। यस, 80,000 रुपीज। तो जो 40,000 रुपए है तुम्हारा, वो तुम्हारा यहां पर दूसरे साल डेफर से एडजस्ट हो जाएगा। 40,000 रुपीज जो तुम्हारा 1 लाख का 40% आ रहा है, 1 लाख का 40। सिंपल सी बात समझो, सिंपल सी बात समझो, जिस साल हमको लॉस हुआ उस साल हम खड़े होके एक बात सोचे, क्या सोचे बताओ? हमने सोचा कि ये जो 2 लाख रुपए का लॉस हुआ है, कभी ना कभी किसी मोड़ पे जाके ये रिवर्स होगा, कभी ना कभी किसी मोड़ पे जाके ये 2 लाख रुपए रिवर्स होने वाला है, ये 2 लाख रुपए रिवर्स होने वाला है, इसकी सर्टेनिटी है। और वो सर्टेनिटी हमने अमाउंट के साथ दिखाई। ये देखो 1 लाख रुपए इसके आने वाले साल में और 1,20,000 उसके बाद वाले साल में। तो हमको उसी दिन ये बात समझ जानी चाहिए थी कि इस 2 लाख रुपए पे जो 40% हम आज डेफर कर रहे हैं, इस 2 लाख रुपए पे जो 40% आज हम डेफर कर रहे हैं, आने वाले सालों में 1 लाख अगले साल और उसके अगले साल 1 लाख रुपए का जो 40,000 आएगा, वो हमको इससे सेट ऑफ करना है। तो हमने वही किया। मैं तुम लोग को एकदम स्वीट तरीके से दिखाऊं, 1 लाख का 40% ये देखो हमने सेट ऑफ किया, इसमें से भी 1 लाख का 40% ये देखो हमने सेट ऑफ किया। अब मेरे को एक बात बताओ, तो दूसरा वाला साल है 1,20,000 कमाए हैं उसने, हमको चाहिए तो बस 1 लाख था रिवर्सल के लिए। ये रहा 2 लाख, एक बार यहां रिवर्स हुआ, एक बार यहां रिवर्स हुआ, पर यहां 20,000 बच गया, यहां 20,000 बच गया एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा। तो ये जो 20,000 बच गया ये सेट ऑफ हुआ ही नहीं, क्योंकि हमने बनाया नहीं था। हमको सिर्फ 2 लाख सेट ऑफ करना था, 2 लाख रिवर्स करना था, वो हमने कर लिया। जो 20,000 एक्स्ट्रा बच गया, अब वो एक्स्ट्रा हो गई तुम्हारी इनकम इस साल।
मतलब जो साल है X3 ईयर में वो 20,000 तुम्हारी बन गई इनकम। तो उस 20,000 पे 40% 4 टू जा 8, 8,000 रुपए तुम्हारा बनेगा करंट टैक्स। तो उस हिसाब से 1,20,000 पे 8,000 रुपए का तुम करंट टैक्स पे कर रहे हो, 40,000 का तुम डेफर कर रहे हो, और 72,000 का तुम्हारा बाद में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच के आएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच के आएगा। बोलो आई क्या बात समझ में? 2 लाख रुपीस तुमने फर्स्ट ईयर एज अ लॉस बुक किया, और तुमको रीजनेबल सर्टेनिटी थी कि आगे चल के तुमको इनकम होगी, और उस इनकम में जो लायबिलिटी बनेगी उससे तुम इसको सेट ऑफ कर लोगे, उससे तुम इस डेफर्ड वाला जो लायबिलिटी है उसको तुम सेट ऑफ कर लोगे। तो तुमने बनाया उसको 80,000 का, फर्स्ट ईयर में तुमको 1 लाख हुआ, उसका 40% जो तुम्हारा आया अमाउंट उससे तुमने उसको सेट ऑफ किया। उसके नेक्स्ट ईयर 1,20,000 आया, पर तुमको सिर्फ 1 लाख की जरूरत थी, तो तुमने 1 लाख का 40% सेट ऑफ कर लिया, और जो रिमेनिंग 20,000 था उस पर करंट टैक्स बुक कर लिया। बोलो क्लियर है क्या? बताओ। बोलो रितेश अब क्लियर है? यस। तो दिस इज हाउ इट इज लुक्स लाइक। एएस के क्वेश्चन बेटा ऐसे ही आते हैं। तुम अगर मेरे से पूछोगे कि भैया एएस के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, हाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन इसी प्रकार के आते हैं, और वैसे ही क्वेश्चन आते हैं जैसे मॉड्यूल में दिए होते हैं। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आपसे पूछ रहा है, टाइमिंग डिफरेंस होता है। इनकम टैक्स की पेनाल्टी टाइम डिफरेंस नहीं होता है। इनकम टैक्स की पेनाल्टी बेटा वन लाइनर इनकम टैक्स में अलाउड नहीं है एज एक्सपेंस। इनकम टैक्स हो चाहे जीएसटी हो, पेनाल्टीज अलाउड नहीं है। इनकम टैक्स तो इंटरेस्ट वगैरह भी अलाउड नहीं करता है, सिर्फ टीडीएस की लेट फीस अलाउ होती है, जीएसटी का इंटरेस्ट अलाउड होता है, जीएसटी का एक्सपेंस अलाउड होता है। इनकम टैक्स का ना एक्सपेंस अलाउड है, ना पेनाल्टी अलाउड है, ना इंटरेस्ट अलाउड है। तुम लोग को पता होगा, होप सो टैक्स में तुमने पढ़ा होगा ये बात। तो जो टैक्स में बात पढ़े तुमको पता होगा ये टाइमिंग डिफरेंस नहीं है, ठीक है, ये परमानेंट डिफरेंस है। ये यस, ये कभी भी अराइज होगा ही नहीं, परमानेंट डिफरेंस है। ओके। इनकम ऑन लोन टेकन फ्रॉम द शेड्यूल बैंक अकाउंट इन द बुक बट नॉट पेड टिल द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो बताओ, हमने पे नहीं किया टिल द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। क्या तुम लोगों को ये बात पता है कि अगर कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, क्या तुमने पढ़ा है, कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो आप अगर एक्चुअल में पेमेंट नहीं करोगे तो अलाउ नहीं किए जाएंगे? क्या आपको ये बात पता है ना, कि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो आप जब तक एक्चुअल में पे नहीं करोगे, ठीक है, तब तक अलाउ नहीं होंगे। भैया जैसे मॉड्यूल में लिखा है, नहीं देखो रितेश ऐसा नहीं है। आप अपनी प्रेजेंटेशन कर सकते हो, और प्रेजेंटेशन शुड लुक वायबल, अच्छी दिखनी चाहिए, सुंदर दिखनी चाहिए बेटा, सुंदर कन्या होनी चाहिए। तुम्हारी प्रेजेंटेशन सुंदर कन्या होनी चाहिए, ठीक है। अगर सुंदर कन्या है, सामने वाले को समझ में आनी चाहिए, अंडरस्टूड होनी चाहिए, चल जाएगा, प्रेजेंटेशन की कोई फाइट नहीं है। तो ये भी तुम्हारा परमानेंट डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो, पर ये वाला बन गया। परशुराम कमेंस की ऑपरेशन 18-19 में आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो 18-19 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, का कुछ टाइमिंग डिफरेंस है, कुछ परमानेंट डिफरेंस है, और आपको कॉर्पोरेट टैक्स रेट बता दिया है। 19-20 में भी आपको बता दिया है, 20-21 में भी बता दिया है। यहाँ पर लॉस है देख लेना, और यहाँ पर नील है। तो आपको अकॉर्डिंगली निकालना है डीटीए डीटीएल। देखो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट टैक्स फॉर द 4 फाइनेंशियल। ओके, सिर्फ करंट टैक्स का अमाउंट तुम लोगों को बताना है। तो देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप ले लोगे हर साल का 28 लाख, 31.5, 35 और 24.50, ठीक है। ये वाला वैसे बन गया होगा। प्रेजेंटेशन के मार्क्स है, हाँ है प्रेजेंटेशन, यार तुमको दिखाने आना चाहिए। मतलब ये ऐसा होता है ना कि हमारे पास नॉलेज है, अगर हम उसको दिखा नहीं पा रहे, हमारे पास नॉलेज है, अगर हम उसको दिखा नहीं पा रहे तो क्या फायदा। बस वही वाली बात होती है कि आपका नॉलेज है, आपको प्रेजेंटेशन एग्जाम में करने आना चाहिए। प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, आ रही बात समझ में? ओके, हाँ ये बन गया। मैं एक बार फिर भी डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। टाइमिंग डिफरेंस देखो, पहले दूसरे तीसरे साल है, तीसरे साल लॉस है, और फिर उसके बाद तुम्हारा नील है, ये देखो, और फिर परमानेंट डिफरेंस है। तो उसके अकॉर्डिंग तुम लोग अपनी टैक्सेबल इनकम निकाल सकते हो। यहाँ पर ये देखो, ये तुम्हारी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। ये कैलकुलेशन सारी सही है ना? आई एम नॉट चेकिंग द कैलकुलेशन, ठीक है। होप यू गाइस डिड, तो अकॉर्डिंगली आई विल जस्ट कंटिन्यू। फिर कॉर्पोरेट टैक्स रेट तुम्हारा जो भी है पर्टिकुलर सिचुएशन में 40, 38, 35 एंड 30, अकॉर्डिंगली यू कैन कैलकुलेट। फटाफट से बताओ, सारा कैलकुलेशन सही है ना तुम्हारा? ठीक है, तो ये तुम्हारा करंट टैक्स आ गया। तो दिस इज इजी क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन हमने जो सीए मॉड्यूल में किया था वैसा ही क्वेश्चन है। कि देखो डेप्रीशिएशन यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग दिया है, दोनों में 12 लाख रुपए का डिफरेंस है, ठीक है। और अनअमोर्टाइज्ड प्रीमियम एक्सपेंसेस 1.5 लाख रुपए का है। आपको बता रहा है टैक्स रेट 40% का। तो देखो टाइम डिफरेंस तुम लोग निकाल लोगे, तो 20 माइनस 8 तुम्हारा 12 लाख हो गया, 1.5 लाख रुपए का। तो अनअमोर्टाइज्ड प्रीमियम एक्सपेंसेस एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड है 10,50,000, उसका 40% 4,20,000 का तुम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट कर दोगे। क्लियर है? क्योंकि देख लो
इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग तुम्हारा डेप्रीशिएशन ज्यादा कटा है, ज्यादा कटा है मतलब समझ गए ना, सॉरी कम कटा है, हाँ कम कटा है, तो कम कटा है मतलब समझ गए ना। अगर आज तुम्हारा डेप्रीशिएशन कम कटा है नहीं डेप्रीशिएशन इस पे कम कटा है, इस पे ज्यादा कटा है, ओके वैसे सेम ही है, सेम ही है, ठीक है। अनएमोर्टाइज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब देखो रितेश, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट पे होता है। जब हम लोग कोई भी बिजनेस चालू करते हैं तो बिजनेस चालू करने के पहले जो खर्चा होता है, बिजनेस चालू करने के पहले जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब उस खर्चों को हम बिजनेस चालू करने के बाद बिजनेस में अकाउंट फॉर कर लेते हैं, पर अब वो इतना हैवी अमाउंट होता है कि उसको एक बार में हम लोग कभी भी राइट ऑफ करने का रेकमेंड नहीं करते, तो हम लोग उसको धीरे धीरे ईयर बाय ईयर 5 साल 10 साल जितना भी तुम डिसाइड कियो उतने साइड में उसको धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं, तो उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो हम धीरे धीरे पीएनएल में डेबिट करते हैं। अनएमोर्टाइज मतलब हमने उसको अभी पीएनएल में डेबिट नहीं किया है, ठीक है। तो देखो अनएमोर्टाइज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एज पर इनकम टैक्स है 1.5 लाख रुपए, तो 1.5 लाख रुपए इनकम टैक्स ने अलाउ नहीं किया, अनएमोर्टाइज है, तो वो 1.5 लाख रुपए हमने पीएनएल में डाल दिया होगा अपने, पर इनकम टैक्स ने अभी अमोर्टाइज नहीं किया है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है तो बताओ। बोलो ये वाला बन गया ना सबको, सारे बच्चे नहीं बोल रहे हैं हाँ, मैं क्या समझू इसका मतलब, नहीं बना है क्या? कल मैंने सेम क्वेश्चन कराया था ना सीए मॉड्यूल से, बना है ना? तुम लोग को कल वाले तरीके से करना होगा तो कल वाले तरीके से कर लेना, जहाँ डेप्रीशिएशन का अलग डीटीएल बना लेना, अनएमोर्टाइज का डीटीए बना लेना, हो गया ओके। तो इसके साथ हमारा AS22 भी बेटा होता है पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो वी आर डन विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पार्ट, ओके। देयर आर फ्यू क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल्स दिए हुए यहाँ पर 5, आपको ये कर लेने सॉल्व, दिस इज योर होमवर्क। AS10 का क्वेश्चन है ये, AS11 का एक क्वेश्चन है, ये भी AS11 का क्वेश्चन है, AS12 का क्वेश्चन है ये, और ये AS16 का क्वेश्चन, AS22 का क्वेश्चन नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लोगे, होमवर्क पे दे देता हूँ मैं क्वेश्चन, कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन आई एम गिविंग यू एज होमवर्क, if you have any doubt you can contact me, ठीक है। Okay, yes बच्चा बाटी, we are done with the counting standard parts.